तो यहाँ पे अगेन हम लोग एटॉमिक एंड न्यूक्लियर एनर्जी वाली चीजें देखेंगे। इससे पहले देखा हमने स्पेस के रिलेटेड जो है जानकारी लेके। तो ये काफी हद तक इजी सेक्शन होता है, थोड़ा इसमें कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं स्टार्टिंग में जो क्लास में डील करेंगे, बट मोस्टली ये जो है ये आपको काफी हद तक इजी है। इसका एरिया जो है वो काफी रिस्ट्रिक्टेड है, बहुत ज्यादा वाइड वेराइटी में इसमें क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, बहुत लिमिटेड। तो आपको इसमें क्वेश्चन के वैरायटी भी बहुत कम मिलेंगे, 40-50 क्वेश्चन करेंगे तो दैट विल बी डन, दिस सेक्शन विल बी डन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही आसान सा क्वेश्चन, विच साइंटिस्ट इज कॉल्ड द फादर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया? किसको कहा गया है बताइए, आसान सा सवाल है। हाँ जी, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। क्योंकि इनको आप दो तीन नाम याद रख लेंगे, जैसे मिसाइल मैन अब्दुल कलाम को कहा गया, आपको स्पेस टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट में विक्रम साराभाई को रखा गया स्पेस सेक्टर के डेवलपमेंट में। वैसे ही न्यूक्लियर एनर्जी के लिए यू विल बी रिमेम्बरिंग डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। इनके दो तीन चीजें हैं वो आप याद रखो। जैसे देखो, होमी जहांगीर भाभा ने दो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस की स्थापना करी थी। पहला, आपको 1945 में इन्होंने एक इंस्टीट्यूशन की स्थापना करी थी जिसका नाम है TIFR, यानी कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और सिमिलरली 1954 में आज का जो आपका बार्क है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है, तो जो आपको ट्रॉम्बे में, तो उसकी स्थापना, ये क्योंकि दो इनिशियल इंस्टीट्यूशन थे इंडिया में न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड, उनकी स्थापना करने का जो काम था वो इन्होंने करी थी, ठीक है। इसका पुराना जो नाम था बार्क का, ये था एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट, बाद में इसको बार का नाम दिया गया, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो ये इनिशियल दो इंस्टीट्यूशन की स्थापना, और यहीं से माना गया कि भाई इंडिया में जो है एक तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी के सेक्टर में काम होना शुरू हो गया। आज के डेट में जो इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है, इनका ही कॉन्सेप्चुअलाइज किया हुआ है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअलाइज द 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम। अब ये 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम क्या है, इसको हम लोग देखेंगे कैसे। आपको इन्होंने बात करी कि भाई इंडिया में यूरेनियम के रिसोर्सेज कम है, हमारे पास थोरियम ज्यादा है, तो हमें कोई ऐसा तरीका निकालना होगा जिससे हम थोरियम को यूज कर सकें एज ए फ्यूल। और बहुत हमारे पास रिसोर्सेज है थोरियम के, तो फिर हमें फ्यूल की फ्यूचर में दिक्कत नहीं होगी। बट उसके लिए हम डायरेक्टली एक स्टेज में हम एनर्जी को यूटिलाइज नहीं कर सकते थे। तो इन्होंने एक प्रोसेस तैयार किया कि कैसे इंडिया जो है अपने थोरियम के रिसोर्सेज का यूज करेगा, और कहीं ना कहीं आज भी हम उसी पे आगे बढ़ रहे हैं। तो जो ये 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम फॉर इंडिया का जो कॉन्सेप्चुअल बेसिस देने का जो काम था, वो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने किया था। इवन आपको जवाहरलाल नेहरू को उस समय जो थे प्राइम मिनिस्टर, उनको कन्विंस भी किया कि कैसे देखो आप, न्यूक्लियर एनर्जी की जरूरत है आज के समय में, दुनिया न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ बढ़ रही है, अपने को भी उस फील्ड में काम करने का होगा इन द पीसफुल यूज। ठीक है, तो ये कंट्रीब्यूशन इनिशियल पीरियड में होमी जहांगीर भाभा ने किया। जवाहरलाल नेहरू थोड़ा ये थे कि क्या करने का है न्यूक्लियर एनर्जी का अपने को, ठीक है। इन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है कि न्यूक्लियर एनर्जी का मतलब केवल और केवल आप वेपन बनाओगे, न्यूक्लियर एनर्जी से अपने को फ्यूचर में इलेक्ट्रिसिटी हम पैदा करेंगे। तो उसको लेकर के उनके इनिशियल्स जो डाउट्स वगैरह थे वो क्लियर करने का काम भी इन्होंने किया था, ठीक है। तो इसलिए आपको होमी जहांगीर भाभा का आपको ये रहता है। एक चीज और लिख लीजिए, ही सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट 1955 1955 में राइट डाउन, ही सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट served as the president of the first UN conference
फर्स्ट इवेंट कॉन्फ्रेंस ऑन पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, 1955 फर्स्ट इवेंट कॉन्फ्रेंस ऑन पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, उसके प्रेसिडेंट के तौर पे भी इन्होंने वर्क करा। तो ये कुछ अचीवमेंट्स आपको डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के इन वेरी शॉर्ट इतना आप रख सकते हो। हाँ, वो आपका जो 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है ना, उसमें एनरिचमेंट पहले आप करते हो। ठीक है, इसके बाद और दूसरा क्वेश्चन तो इजी सा क्वेश्चन, राइट। तो इन विच फील्ड होमी भाभा अवार्ड इज गिवन फॉर स्पेशल कंट्रीब्यूशन, तो ऑब्वियसली होमी भाभा के नाम पे दिया जा रहा है, तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड जो है चीजें क्लियर रहेंगी। ठीक है, तो देखो कुछ चीजें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऐसे ही आप क्वेश्चन देखते हो लगेगा कि हाँ आपने उतना बहुत पढ़ रखा है, तो फिर इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देन just a minute. The percentage of nuclear energy in India's total energy generation is upwards. मैक्सिमम कितना इंडिया के एनर्जी जनरेशन में कितना है आपका? हाँ जी, 10%। गेस ही कीजिए, इंडिया के टोटल एनर्जी जनरेशन जो होती है इंडिया में, उसमें न्यूक्लियर एनर्जी कितने परसेंटेज है उस समय? पता नहीं है कब का क्वेश्चन है, बट चलो ठीक है, फिर भी बताओ, आज के संदर्भ में ही बता दो। अगर आप आज के संदर्भ में बात करोगे, न्यूक्लियर एनर्जी हमारे टोटल एनर्जी प्रोडक्शन का, एनर्जी जनरेशन का लेस देन 2% है। ठीक है, लेस देन 2% है, 1.8%, 1.9%, वो भी डेटा वो चेंज होते रहता है डिपेंडिंग ऑन, और न्यूक्लियर में चेंज नहीं होता जल्दी जल्दी, बाकी सेक्टर्स में जल्दी चेंज होते रहते हैं, तो इसके वजह से। बट मैक्सिमम याद रखना, अपर लिमिट जो अभी है वो आपको 2% के आसपास ही दिखेगी, इससे ज्यादा होने वाली अभी नियर फ्यूचर में नहीं रहेगी। ठीक है, तो 2% के अप्रोक्स में आप अगर याद रखते हो कितना है, तो दैट विल बी इनफ, इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। मैक्सिमम क्या है? देखो, अभी जो आपको पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो आपको इंस्टॉल हो रहे हैं, वो सारे हो भी जाएंगे तो ये परसेंटेज बहुत ड्रास्टिक बदलने की उम्मीद नहीं है। इसके पीछे कारण ये है कि ड्रास्टिकली बहुत चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम बाकी सेक्टर्स में भी तो काम कर रहे हैं, हम रिन्यूएबल्स को भी तो बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आप मान लो कि कुल मिला के अगर बात करो तो 700 मेगावाट इंटू 20 भी कर लो तो 1400-1500 मेगावाट तक आप जनरेट करोगे। आप उधर गीगावाट में टारगेट्स लेके चल रहे हो फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी, तो बहुत ज्यादा चेंजेस होने के यहाँ पे आसार नहीं दिख रहे। तो आप लेके चलना 2% टू 3%, अपडेट होते रहने का है, बट इससे ज्यादा अभी बहुत नियर फ्यूचर में चेंज नहीं होने वाला है, कम से कम 2030 तक तो मुझे नहीं दिखता। ठीक है, और वैसे भी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को टाइम लगता है उनको अचीव करने में, जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन स्टार्ट करें तब तक उनको काफी टाइम लगता है, तो हम नया बना भी लें तो काफी टाइम लगेगा। मैक्सिमम किसका है कंट्रीब्यूशन आज के डेट में? कितना? अप्रोक्स ही बताओ, एक्यूरेट जरूरत नहीं है, और अप्रोक्स लेके चलना 55% के आसपास चलती है। ठीक है, कभी 53, 54, 55 इस रेंज में आपको चलेगा, बट 55% के रेंज में आप मान के चल सकते हो कि कोल जो है ये आपका प्रोडक्शन आपको रहता है। अच्छा, इसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी का दो चीजें और याद रखो साथ में, रिन्यूएबल्स और जो है लार्ज हाइड्रो। देखो यहाँ पे एक खेल हुआ है, वो खेल ये हुआ है कि इंडिया में पहले जो लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट्स थे उनको रिन्यूएबल एनर्जी का हिस्सा नहीं माना जाता था। स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट्स जो कि 5 से कम के हो, 5 मेगावाट से, उनको माना जाता था, बट जो लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट्स होते थे उनको रिन्यूएबल्स का हिस्सा नहीं माना जाता था।
लेकिन क्योंकि हमारे वर्ल्ड ओवर कमिटमेंट्स हुए, हमको आईपीसीसी में के जो आपको टारगेट्स उसको भी अचीव करने हैं, जो नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन है, तो वो सबको कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिक्स का खेल हुआ यहाँ पे, और अब लार्ज हाइड्रो पावर्स को भी रिन्यूएबल्स में कंसिडर किया जाता है। और इसीलिए जब आप देखोगे कि इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी कितनी है आज के डेट में, तो आपको वो नंबर 36-38% के आसपास दिखेगा। ठीक है, तो ये अपनी चीज याद रखेंगे। अदरवाइज अगर इन दोनों को आज के डेट में रिन्यूएबल्स कंसिडर किया जा रहा है, बट अलग अलग भी इसको आप देख लें तो करीब करीब 24 to 25% ये है, और लार्ज हाइड्रो पावर करीब करीब 12% है। ठीक है, इसीलिए दोनों को जोड़ के आज के डेट में वो रिन्यूएबल्स में बोल देते हैं, तो वो 36% चला जाता है। तो कभी भी अगर आप डेटा वगैरह देखोगे तो आपको दिखेगा कि इंडिया इज ऑन द ट्रैक टू अचीव इट्स टारगेट। तो टारगेट इसी वजह से क्योंकि लार्ज हाइड्रो पावर जो है उसको हमने कंसिडर कर लिया है रिन्यूएबल्स के अंदर में। अदरवाइज रिन्यूएबल्स में आपको सोलर, मेजरली विंड, ठीक है, बायोगैस प्लांट्स, इनको ही कंसिडर किया जाता है। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट तो 3-4 सेक्शन है इसमें रिन्यूएबल्स के अंदर में। सोलर हो गया, विंड हो गया, बायोगैस, स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट आ जाएगा, इसको भी लिख लो। और इथेनॉल ब्लेंडिंग आप लिख सकते हो, इथेनॉल पावर प्लांट लिख सकते हो, इथेनॉल बेस्ड। इसके अलावा वेस्ट टू एनर्जी, इन सबको आप यहाँ पे डाल सकते हो, बट बहुत कम परसेंटेज है, मेजर तो आपका यही है, सोलर और विंड है। ठीक है, तो रिन्यूएबल्स मिला जुला के 24% आप याद रखो, और लार्ज हाइड्रो पावर 12% के आसपास ये रहेगी आपकी। इसमें न्यूक्लियर आप 1.9 या 2% के आसपास रखो, तो कितना हो गया 55, 55 एंड 36, 91% एंड 2%, 93%। उसके बाद थोड़ा सा डीजल हो गया, लिग्नाइट हो गया, ऐसे ऐसे करके आपको बाकी चीजें आपको पूरी हो जाती हैं। थोड़ा सा गैस हो गया। ठीक है, ये बहुत ड्रास्टिक इसमें बदलाव नहीं आएगा, बट टाइम टू टाइम आप थोड़ा सा बस वैसे ही डेटा देख लोगे कि अच्छा क्या चल रहा है। फिर से बोलो, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पर डिपेंडेंसी हम लोग का जीरो कार्बन एमिशन के लिए इंडिया। हाँ, तो देखो एक रात सभी, ऐसा कोई कंट्री नहीं है जिनकी डिपेंडेंस नहीं है कन्वेंशनल सोर्सेज। देखो एक चीज और क्लियर कर लो, दो टर्म क्लियर रखना, कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, दोनों में बहुत माइन्यूट डिफरेंस है। एक होता है कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, दूसरे होते हैं रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज उनको कहा जाता है जो कि आपको नॉर्मली यूज होते रहे। जैसे कोल हो गया, ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये नॉर्मली यूज होते रहा है। डीजल हो गया, ठीक है। रिन्यूएबल में क्या हो गया, रिन्यूएबल वो एनर्जी सोर्सेज हैं जो कि आपको आपको रिचार्ज हो जाएंगे, आपको उनका लॉस नहीं होता है। जैसे सोलर पावर है तो खत्म नहीं होने का है, वो चलते रहेगा, वो बहुत जल्दी अपने आप को रिचार्ज कर देगा। कोल में वो चीज नहीं है। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो कन्वेंशनल है वो रिन्यूएबल है। कन्वेंशनल और रिन्यूएबल दोनों जरूरी नहीं है कि बराबर ही रहे। आज के डेट में जो फोकस हमारा जा रहा है वो जा रहा है ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल्स को यूटिलाइज करें, और रिन्यूएबल्स क्योंकि ज्यादा ज्यादा यूटिलाइज करने के चक्कर में जा रहे हैं। अब क्या सोलर पावर कन्वेंशनल है कि रिन्यूएबल एनर्जी, कन्वेंशनल है या नहीं? तो नॉर्मली सोलर पावर कन्वेंशनल तौर पे यूज होता रहा है, बट फॉर द हीटिंग पर्पस, नॉट फॉर द इलेक्ट्रिसिटी पर्पस, एनर्जी पर्पस से यूज होता रहा है। अब आपका सवाल है कि भाई सब हमारा इंडिया में कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का यूज डेफिनेटली ज्यादा है, फिर हम क्यों जा रहे हैं फॉर द जीरो कार्बन एमिशन के टारगेट की तरफ क्यों जा रहे हैं? देखो, इंडिया की भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है,
वर्ल्ड लेवल पे हम भी कुछ ना कुछ करना तो चाहते हैं, ऐसा नहीं है, स्टैंडिंग अपनी लेनी चाहते हैं। बट बात ये है कि अगर ओवरऑल एमिशंस की बात करें, ओवरऑल एमिशंस की, पर कैपिटा एमिशंस की नहीं, तो ओवरऑल एमिशंस में इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट एमिटर, तीसरा लार्जेस्ट एमिटर। तो ऑब्वियसली दबाव तो हम पे भी है, और हम ये भी जान रहे हैं कि आने वाले टाइम में हमारी एनर्जी नीड्स बढ़ेंगी। अगर आप पर कैपिटा एनर्जी डिमांड देखोगे, एनर्जी डिमांड की मैं बात कर रहा हूं, तो वो वर्ल्ड एवरेज से का भी 1/3 है। यानी जनसंख्या के आधार पे एनर्जी हमारी कितनी डिमांड है, वो 1/3 है ऑफ द वर्ल्ड एवरेज। तो अगर लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा तो ऑब्वियसली एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी, बढ़ेगा। तो यानी कि आने वाले टाइम में एक चीज तो श्योर है ना, कि अपने को हमारे यहाँ एनर्जी के सोर्सेज को बढ़ाने पड़ेंगे, बढ़ानी होगी। तो अब बढ़ानी होगी तो आपके पास ऑप्शन क्या है कि आप क्या करो, रादर देन कि हमें ये चीज तो श्योर है कि हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स बढ़ेंगी, बट अब हम ट्रांजिशन तो करना है, तो हम क्या करेंगे कि जो नए सोर्सेज यूटिलाइज करें, रादर देन कि हम कोल और डीजल और इन चीजों पे जो अभी तक करते आए हैं उस पर करने के बजाय हम फोकस अपना कहाँ ट्रांसफर करें, हम अपना फोकस ट्रांसफर करें रिन्यूएबल्स पे, वैसे सोर्सेज पे जहां से कि एमिशंस को मैक्सिमम रिड्यूस कर सकें। तो इट्स लाइक अ विजन, ये होने वाला है, बट इसको हम सही तरीके से कैसे करें। ठीक है, तो अभी भी आप देखो, आप ऐसा नहीं कर पाओगे कोल को आप पूरा का पूरा खत्म कर लोगे, आप नहीं कर पाओगे। अभी कम से कम नियर फ्यूचर में ये नहीं हो पाएगा, आप चाहे जितनी भी तेजी से ट्रांजिशन कर लो। बट एटलीस्ट हम ये पता है कि वी आर ट्राइंग टू गेट ऑन टू अ पाथ, कि हमें बढ़ना तो है, तो कम से कम इस रास्ते से बढ़े, रादर देन कोल प्लांट्स को नए लगाएं, नए कोल प्लांट्स को लगाएं। वी विल गो फॉर द सोलर प्लांट्स, वी विल गो फॉर द विंड प्लांट्स। ठीक है, तो ये बेसिक आइडिया है इसके पीछे। प्रेशर तो ऑब्वियसली है ही, बाकी लोगों को आप दबाव कैसे दोगे, बाकी कंट्रीज को आप कैसे दबाव दोगे जब तक आप नहीं करोगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4, आसान सा सवाल तो नहीं है बट ठीक है। हाँ जी, इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये जो है आपको कलपक्कम तमिलनाडु। ठीक है, तो दो तीन देखो, जब आप न्यूक्लियर एनर्जी की बात करोगे तो दो तीन सेंटर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक तो हो गया बार्क, ठीक है, तो बार्क हो गया, कहां पे था, ट्रॉम्बे, दैट इज बॉम्बे, या टॉम्बे, टॉम्बे ही याद रखो, ठीक है, महाराष्ट्र। दूसरा जो है दैट इज आपका इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये आप कलपक्कम तमिलनाडु करके याद रखोगे। तीसरा जो है आप रखोगे एटॉमिक एनर्जी कमीशन, एईसी, एटॉमिक एनर्जी कमीशन। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है मुंबई में। तो ये 3-4 एस्टेब्लिशमेंट हैं एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड, जो कि आपको जिनका की काम जिनके नाम आपको पता होने चाहिए। इसके साथ साथ इनका वर्क क्या है, तो अगर हम बात करें इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक, इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर, देखो नाम से क्लियर हो जा रहा है। बेसिकली इनका इनका जो आइडिया है वो क्या है कि भाई अपने को न्यूक्लियर रिसर्च, न्यूक्लियर के फील्ड में रिसर्च करने का है। और उस पर भी अगर स्पेसिफिक जाओगे, इनका जो मेन आइडिया है वो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स में रिसर्च सेंटर, या कह सकते हो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स के लिए स्पेसिफिकली ये रिसर्च करते हैं। ठीक है, तो इंडिया के थोरियम रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करें, उस फील्ड में स्पेसिफिक रिसर्च एरिया जो है इनका कंसेंट्रेटेड है। ठीक है, बार्क का भी अगेन भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, तो इंडिया की सबसे पुरानी भी है, और बार्क भी अगेन रिसर्च से रिलेटेड है, बट बार्क के जो रिसर्च एरिया है वो काफी वाइडर है, वो काफी ब्रॉड लेवल पे है। ठीक है, वो न्यूक्लियर एनर्जी कैसे होगा, उसको कैसे हम हार्नेस कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या डिवाइसेस बना सकते हैं, क्या मटेरियल्स बना सकते हैं, रेडियो आइसोटॉप्स कैसे बना सकते हैं, ये सारे मतलब एक पूरा ब्रॉडर फील्ड, न्यूक्लियर फील्ड से रिलेटेड। हाँ, बात में तो ऑब्वियसली रेडियो आइसोटॉप का जो पर्पस होता है वही होता है कि हम कैसे मेडिकल फील्ड में, इंडस्ट्रियल फील्ड में उसको कैसे यूज करके जाए। ठीक है, तो उसका आपको जो बार्क है इसका पर्पस बहुत ही वाइडर है, बहुत ज्यादा वाइडर है। इसका न्यूक्लियर फील्ड में रिसर्च इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग, नॉट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ एनर्जी जनरेशन, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हो सकता है, मेडिकल एप्लीकेशन हो सकता है उसका, उन सभी फील्ड में रिसर्च जो है वो दैट गोज ऑन इन दैट पार्ट।
ठीक है। उसमें भी थोड़ा बहुत मदद वो कर ही देते हैं। मेन एजेंसी आपको देखो उसमें आपको बार का भी रोल है, ठीक है, लेकिन बॉम्ब बनाने की जहां बात आएगी वहां पे आपको डीआरडीओ की का आपको रोल आ जाएगा, ठीक है, बॉम्ब बनाने की जब बात आएगी, प्रोडक्शन की बात आएगी, डिजाइन वगैरह काम बात में ही होगा। एटॉमिक एनर्जी इस्टेब्लिशमेंट, सॉरी एटॉमिक एनर्जी कमीशन, ये रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है, ये आपका पॉलिसी वगैरह डिजाइन करने का जो काम है। ठीक है, तो पॉलिसी क्या होनी चाहिए अपनी, कैसे करेंगे, स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, दैट्स इज डन बाय दिस एटॉमिक एनर्जी कमीशन। किससे बोलो, ना 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 ना, ऐसे करोगे क्या, एक ही जगह सब कुछ बनाओगे, एक ही दुकान में समोसा भी बनाओगे, एक ही दुकान में तुम बोलोगे कि यहाँ पे चाइनीज भी बने, अलग अलग फैसिलिटी होगी, एक जगह पर बना भी नहीं पाओगे, एक्सपर्टीज सबकी अलग होगी, सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग होगी, ठीक है, इट्स नॉट पॉसिबल। अच्छा, इसके अलावा एक नाम और याद रखेंगे, NPCIL, दैट इज न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इनका काम क्या है, इनका काम है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, ठीक है। तो इतनी इनकी कहानी, ये 3-4 एजेंसीज का नाम आप याद रखें। एटॉमिक एनर्जी कमीशन नहीं, वो अलग हो जाएगा, फिर वो आपको वहां पे देखो, दिक्कत ये थी ना, वो मैनमेड डिजास्टर तो देखो, मैनमेड डिजास्टर तो यहाँ भी हो सकता है, बट देखो इसको लिंक लोग इसलिए कर देते हैं जनरली, क्योंकि इंडिया ने एक लॉ बनाया उसके बाद से कि अगर इस तरीके के डिजास्टर्स होते हैं, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आप चला रहे हो और अगर डिजास्टर हो जाता है, जैसे सिविल लाइबिलिटी लॉ, सिविल न्यूक्लियर लाइबिलिटी लॉ की बात आती है, उसमें बात यही आती है कि अगर चलते हुए इन प्लांट्स में कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। इंडिया ने कहा कि भाई जो जिन्होंने डिजाइन किया है, जिन्होंने पावर प्लांट्स को डिजाइन किया है, जिन्होंने इन डिवाइसेस को बनाया है, उनकी भी कुछ ना कुछ जिम्मेवारी सेट करी जाए। लेकिन वर्ल्ड लेवल पे क्या है, वर्ल्ड लेवल पे क्योंकि इसमें लिमिटेड कंट्रीज नहीं के पास ही वो टेक्नोलॉजी थी जो बना सकते थे, उन्होंने कहा कि अगर फ्यूचर में मैंने आपको मशीन बना के दे दी, आप ऑपरेट कर रहे हो, फ्यूचर में अगर कोई डिजास्टर हो जाता है तो उसकी जिम्मेवारी ऑपरेटर पे जाएगी, ना कि जिसने की मशीन को बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा झमेला लेकर के इस चीज को चलते रहता है, लेकिन आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आपको अपने लॉज में थोड़े बहुत चेंज करने पड़ते हैं, आपको मानना पड़ती है। हाँ, आज भी ये है, बट इसमें अब हम बार बार सोच रहे हैं कुछ चेंजेस लेके आए, कुछ चेंजेस लेके आए, हमने थोड़ा बहुत डाइल्यूट करने का प्रयास किया है कि एक लेवल तक अमाउंट जो है एक लेवल से ज्यादा हो जाएगा, अगर मांग होती है कि इससे ज्यादा कर आपको नुकसान हो गया तब उसकी भरपाई कौन करेगा, तो देन उन्होंने कहा कि इसके लिए आप इंश्योरेंस कराओ, ठीक है, कि अगर इससे ज्यादा हो जाता है तो आपको इंश्योरेंस के पैसे मिलेंगे। तो इसको करके थोड़ा सा लॉज को देखेंगे जब इसमें डिटेल में देखेंगे, बट इतना अभी के लिए इतना ही रखें आप, ठीक है। भोपाल गैस ट्रेजेडी, हाँ हाँ, काफी अच्छी, मतलब आप उसको पढ़ सकते हो एक बार के लिए कि क्या क्या चीजें हो सकती है, कहाँ कहाँ लेवल तक गलतियां हो सकती हैं,
भोपाल गैस ट्रेजेडी इज एन एग्जाम्पल। जापान में जो अटैक हुआ था उसका रेडिएशन से देखें कि अभी भी फैल रहा है। हाँ, तो जापान वाला तो आज भी मतलब थोड़े बहुत मात्रा में रेडिएशन अवेलेबल है। आज भी लोग वहाँ पे 100% सही तरीके से पैदा नहीं होते। नॉट ओनली वहाँ पे, आपका चेरनोबिल वाला इशू है, चेरनोबिल में जो हुआ था, ठीक है। इसके अलावा जापान का जो आपका सुनामी में फुकुशिमा डाइची वाला जो हुआ था, तो वो भी एक स्टडी के तौर पे यूज किया जाता है। तो ये चलते रहेंगे ये चीजें, आपको कहीं ना कहीं आप एग्जाम्पल्स वगैरह में आपको काम आ जाते हैं कि फुकुशिमा वाले में। हाँ, वो एक्चुअली वहां पे सुनामी जब आया था ना, तो सुनामी के वजह से वहां पे उसका जो कंट्रोलर था वो डैमेज हो गया था और हीट काफी ज्यादा होने लगा था, तो फिर उसमें पानी घुस गया था। हालांकि बंद हो गया था, बट एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो सकती थी, हुई नहीं थी बट हो सकती थी। उसके बाद इंडिया में भी सवाल उठे थे कि आपके जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं ये कितने सेफ हैं, ठीक है, आपके यहाँ भी अर्थक्वेक आएगा तो क्या होगा, ठीक है। चलो आ जाओ, इसमें आ जाओ। हाँ जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कौन सा सही है? राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन उदयपुर में है। राजस्थान में न्यूक्लियर प्लांट कहाँ पे है? रावत भट्टा, हाँ वो कहाँ पे है? अच्छा चलो, बाकी डील करते हैं। नरोरा यूपी, नो डाउट, ठीक है, ये बुलंदशहर के पास में है, यूपी में है, कोई इशू नहीं। मद्रास एटॉमिक पावर प्लांट कलपक्कम, दिस इज ऑल्सो अगेन करेक्ट। काइगा कर्नाटका में है, करेक्ट है, ठीक है। पहला वाला जो है आपका राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन, वो गलत है, वो एक्चुअली कोटा के पास में पड़ता है, ठीक है। उन्होंने उदयपुर कर दिया, सिंपली राजस्थान दिया होता ना तो खेल आपका आसानी से हो जाता। तो गलती गलती देखो, यहाँ पे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत थी भी नहीं, अगर नहीं भी आपको पता है। देखो, अगर इस क्वेश्चन को मुझे पहले करना चाहिए, नहीं पता हो तो क्या करने का है, ठीक है। अगर नहीं पता हो, ये नाम आपने सुन रखा है, कायगा एटॉमिक पावर प्लांट कर्नाटका, ये नॉर्मली कोई भी स्टडी करेगा तो इस चीज को तो पढ़ के जाता है कि कायगा कर्नाटका में है, ये हम इसमें कोई आपको डाउट नहीं है। नरोरा यूपी में है, ये भी आप पढ़ के जाते हो, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद देखो, ये सिंपली ये स्टेट्स के नाम दिए हुए हैं, तो ब्रॉडर एरिया दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, राइट। यहाँ पे आपको स्पेसिफिक लोकेशन का नाम दे दिया इन्होंने, कलपक्कम और उदयपुर करके। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन, नॉर्मली आप कभी भी हमेशा ब्रॉडर को तो मान के चलोगे कि ये सही होगा, क्योंकि ब्रॉडर को आप कह सकते हो सेट है। बच जाता है राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन और मद्रास एटॉमिक पावर प्लांट, ठीक है। अब ये कलपक्कम नाम जो है, ये हमारा सुना सुना हमेशा के लिए रहता है, ये कलपक्कम काकरापार हम बराबर पढ़ते हैं तमिलनाडु के लिए, ठीक है। तो अगर आपको ना भी पता हो तो भी इस क्वेश्चन को 60-70% करने के चांसेस, सही करने के चांसेस आपको रहते हैं, क्योंकि उदयपुर आप रावत भाता पढ़ते हो, ठीक है। उदयपुर का नाम जनरली आपको राजस्थान या न्यूक्लियर पावर के टर्म्स में नहीं आता है, तो आप चाहते थोड़ा बहुत दिमाग लगा के, एफर्ट लगा के, तो क्वेश्चन को किया जा सकता था, ठीक है। अब क्योंकि मैंने रिवर्स में इसको बताना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बट चलो कोई नहीं। अच्छा, इंडिया का सबसे पुराना न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है? पुराना ऑपरेशनल नहीं, दैट इज तारापुर। कहां पे? ठीक है, 1969 सबसे पुराना ये वाला है। हाँ जी, ऑपरेशनल है तो सबसे 1969 में ओल्डेस्ट यही है। दो इसके जो आपको यूनिट्स थे वो ऑपरेशनल है, 1969 से ऑपरेशनल। कश्मीर में अभी नहीं, अभी आपको कश्मीर का मुझे नहीं पता, बंगाल में आपको चीजें चल रही हैं, मध्य प्रदेश में बनाने की बात हो रही है, और गुजरात में भी तो और एक्स्ट्रा ऐड करने की बात हो रही है। हम्म। हम्म।
कश्मीर को लेकर मुझे क्लैरिटी नहीं, कश्मीर के बारे में मुझे नहीं है। आई थिंक आई हैव टू सी कि कश्मीर में बट नहीं है, कश्मीर में कोई प्लांट अभी मतलब प्लानिंग स्टेज में भी नहीं है, क्योंकि प्लानिंग स्टेज वाला भी आप देखोगे तो प्लानिंग स्टेज में भी आपको मीठी वर्दी गुजरात के दिखेगा, आपको यहाँ पे हरिपुर के आसपास वेस्ट बंगाल का दिखेगा, और नीचे में आपको दो दिखते हैं। कश्मीर में आई डोंट थिंक सो, आप चेक कर लेना या मैं क्रॉस चेक कर लूंगा इसमें कश्मीर को लेकर कुछ है क्या वैसा। ठीक है, क्योंकि हो सकता है हो, बट मेरी जानकारी में नहीं है। आई विल चेक इट। चलिए नेक्स्ट, ये मैंने वहां पे इसलिए ऐड नहीं कराया था, एक और इंस्टीट्यूशन जो ऐड कराना था आपको, बार्क वगैरह जहां कराया, क्योंकि मुझे पता था आगे में क्वेश्चन है। तो इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च ये तो डन हो गया, कलकत्ता में है। बाकी किसी का नाम सुना सुना है? ये तो चलो करेक्ट है। साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, दिस इज करेक्ट, दिस इज इन कोलकाता। ठीक है, अगर आप कोलकाता घूमोगे तो यू विल फाइंड कि यहाँ पे है ये साहा इंस्टीट्यूट, अभी नया उन्होंने बिल्डिंग वगैरह बनाया है, काफी पुराना इंस्टीट्यूट है बट है। दिस इज जनरली स्टडी विथ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क पे, ये थ्योरेटिकल स्टडीज पे काम करते हैं। यहाँ पे जो चलो नॉट करेक्टली, मैं इस पे बाद में आते हैं। अपना जो है एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च, ये आप ऐड कर लो जहां पे आपने इंस्टीट्यूशंस ऐड किए हैं वहीं पे। दिस इज करेक्ट, दिस इज हैदराबाद। इसका मेन आइडिया क्या है, अब आपको नाम से क्लियर हो रहा होगा कि ये किसके लिए है। ठीक है, दिस इज रिलेटेड टू व्हाट, दिस इज रिलेटेड टू एक्सप्लोरेशन। इनका बेसिक आइडिया है कि भाई यूरेनियम अपने कंट्री में कहाँ कहाँ है, उसको लोकेट, इसको एक्सप्लोर करिए, लोकेट करिए, ताकि फ्यूचर में हम उसको क्या कर सके, हार्नेस कर सके। ठीक है, तो एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च, दिस इज लोकेटेड इन हैदराबाद। ये आप फैक्ट जो है आप इसको रख लें। ठीक है, और इसमें ना केवल यूरेनियम बाकी अदर मिनरल्स भी, जिससे कि हम न्यूक्लियर एनर्जी को हार्नेस कर सकते हैं। तो दैट टू। अच्छा, इसके बाद इसमें जो रॉन्ग आंसर था वो ये है सी। अब ये इसलिए है, देखो कभी कभी कई बार चीजें जो है वो गलत, मतलब क्वेश्चन इधर उधर से आ जाता है वो। ये जो हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये है तो पहली बात इलाहाबाद में। ठीक है, तो ये चीज तो पहले रख लें। दूसरी जो है, ये न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड नहीं है, ये संस्कृत का इंस्टीट्यूट है। ठीक है, ये संस्कृत का इंस्टीट्यूट है, संस्कृत स्टडीज को लेकर के ये उस पर पढ़ाई करते हैं, संस्कृत लिटरेचर और उसके उसके बुक्स से रिलेटेड। तो ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन कहीं से आ गया, तो इसका कुछ नहीं आप कर सकते। क्या न्यूक्लियर? नहीं नहीं, वो थ्योरेटिकल न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड ही है। कहाँ इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर, उसका नाम ही इंस्टीट्यूशन का यही, तो मैं क्या करूँ। ठीक है, तो बट वो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क पे ज्यादा काम करते हैं। ये इंस्टीट्यूशन है, मतलब यूनिवर्सिटी टाइप है, कॉलेज है वो। एंड मेरे कॉलेज के जस्ट सामने था, तो मेरा जहाँ कॉलेज था, तो जस्ट उसके सामने ये कॉलेज था। हाँ जी, हाँ मैं, क्योंकि मैं रहा तो ये फैक्ट मुझे, क्योंकि मैं हूँ तो मुझे पता है। अच्छा, ये तो मैं रोज रोज देख रहा हूँ कॉलेज। हाँ, तो इसलिए मुझे पता था, और कोई ये नहीं है। तो इसलिए कई बार कहा जाता है घूमना भी जरूरी होता है, घूमते रहोगे चीजें आपको पता हो जाती हैं धीरे धीरे। आप एक दो बार एक्सप्लोर करोगे तो अच्छा ये यहाँ पे। ठीक है, चलो इसके बाद देखो, पर्पस आप क्लियर रखो। क्वेश्चन करने का पर्पस ये नहीं कि आपको आता है कि नहीं आता है, पर्पस ये है कि ये चीजें आ चुकी हैं पहले, या आपके दिमाग में इसमें थोड़ा बहुत डिस्कशन हो जाए, आपको क्लियर हो जाए, ताकि अगली बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन है आपको पता हो। दैट्स आवर बेसिक पर्पस। ठीक है, तो इसमें हो सकता है कि आपको ना पता हो, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलो ये तो आसान सा फुल टॉस।
हाँ जी, यूरेनियम 235, 270 क्यों नहीं बताओ? 270 आइसोटोप है। अच्छा, यूरेनियम के फेमस आइसोटोप कौन कौन से हैं? 235 तो है, नो डाउट, और 2 उतना आगे नहीं जाएगा बाबा, 270 के पास आप नहीं पहुंच पाओगे। आइसोटोप, आइसोटोप में क्या करोगे, एक दो इधर उधर हो सकता है, ये हेवियर एलिमेंट है तो 3-4 बढ़ा लोगे, उससे ज्यादा क्या ही बढ़ा लोगे। ठीक है, तो यूरेनियम के देखो मेजर जो आइसोटोप यूज होते हैं, जो चर्चा का विषय बनते हैं, ठीक है, ये ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है, नेचुरली तो नहीं करता है, बाकी कुछ बना ले कोई लैब में कभी 2 मिनट के लिए तो अलग बात है, ठीक है, तो ऐसा कुछ है नहीं। गैसोहॉल, अगेन दिस इज नॉट यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। अब यहाँ पे एक चीज क्लियर रखेंगे कि विद इन दिस यूरेनियम 235, 233 एंड 238 दो टर्म्स होते हैं, एक होता है फिसाइल मटेरियल और दूसरा होता है फर्टाइल मटेरियल। हालांकि इसकी चर्चा मैं करूंगा डिटेल में क्लासेस में, बट जब भी आप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की बात करते हो, ठीक है, तो वहां पे आपको दो टर्म्स बार बार देखने मिलेंगे, एक होगा फिसाइल मटेरियल और दूसरा होगा फर्टाइल मटेरियल। फिसाइल मटेरियल वैसे मटेरियल हैं जो कि डायरेक्टली कैन बी यूज्ड एज फ्यूल, इनको क्या किया जा सकता है, इनको डायरेक्टली फ्यूल के रूप में यूज किया जा सकता है। इसका एग्जांपल जो है दैट इज यूरेनियम 235 इज अ फिसाइल मटेरियल। इसके अलावा फिसाइल मटेरियल जो है वो है प्लूटोनियम 239। तो यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 दीज आर द फिसाइल मटेरियल, इनको डायरेक्टली फ्यूल में यूज किया जा सकता है। लेकिन नॉर्मली जहां से भी आप यूरेनियम माइन करोगे वहां पे परसेंटेज यूरेनियम 235 की बहुत कम होती है। वहां पे नॉर्मल अगर नेचुरल यूरेनियम की हम बात करें, नेचुरली यूरेनियम अगर कहीं से आपको मिल रहा है तो वहां पे जो यूरेनियम 235 है ये लेस देन 1% एग्जिस्ट करता है, उसमें 99% जो होगा वो यूरेनियम 238 होगा। और यूरेनियम 238 को आप डायरेक्टली फ्यूल के तौर पे यूज नहीं कर सकते, वो फर्टाइल है, फिसाइल नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको कंसेंट्रेशन बढ़ाना पड़ता है ऑफ दिस यूरेनियम 235। और इसी कंसेंट्रेशन, यानी कि उसमें से आप क्या कर रहे हो, कंसेंट्रेशन बढ़ाने का मतलब कि आप यूरेनियम 238 को उसमें से बाहर निकाल रहे हो, तो धीरे धीरे यूरेनियम 235 का परसेंटेज जो होगा वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। उसी प्रोसेस को कहते हैं एनरिचमेंट। जब भी आप कहीं टर्म सुनते हो एनरिचमेंट, उसका मतलब सिंपल सा है कि यूरेनियम 235 यूरेनियम 238 था एग्जाम्पल के तौर पे, और उसमें से आपने यूरेनियम 238 को बाहर कर दिया ताकि यूरेनियम 235 का परसेंटेज बढ़ सके। दैट्स द प्रोसेस ऑफ एनरिचमेंट, ठीक है। ये हो गई बात फिसाइल मटेरियल की। दूसरे जो होते हैं वो हैं फर्टाइल मटेरियल। फर्टाइल मटेरियल वो मटेरियल हैं जो कि डायरेक्टली आप न्यूक्लियर रिएक्टर्स में फ्यूल के तौर पे यूज नहीं कर सकते, ये आपको फिजन रिएक्शन नहीं देंगे, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में क्या होता है, फिजन रिएक्शन होता है, तो फिजन रिएक्शन ये डायरेक्टली कैनॉट डू फिजन रिएक्शन, डायरेक्टली कैनॉट डू फिजन रिएक्शन। लेकिन ये क्या करते हैं, रादर they absorb neutrons, rather they absorb neutrons and they become fissile। यानी कि नॉर्मली जब इनको तोड़ने के लिए जो न्यूट्रॉन फेंका जाएगा उसको ये अपने साथ ले लेंगे, अपने पास रख लेते हैं, रख ले देंगे। उसके बाद जब रख लिया न्यूट्रॉन को, उसके बाद ये क्या बन जाएंगे, फिसाइल मटेरियल बन जाएंगे। बट ये डायरेक्टली आप सोचोगे कि ये फ्यूल के तौर पे काम कर रहे हैं तो ये काम नहीं करेंगे, ठीक है। ये कहे जाते हैं आपको फर्टाइल मटेरियल। तो चाहे आपका यूरेनियम 233 हो, यूरेनियम सॉरी नॉट यूरेनियम 233, यूरेनियम 238 एंड साथ में थोरियम 232, ये दोनों के दोनों क्या हैं, दीज आर द फर्टाइल मटेरियल। तो जैसे ही मान लो कि यूरेनियम 238 है
तो डायरेक्टली ये फिसाइल रिएक्शन नहीं करेगा, ये फिजन रिएक्शन नहीं करेगा, बट इसको क्या किया जाएगा, जैसे ही आपने इस पे न्यूट्रिनो फेंका, ये इसको एब्जॉर्ब कर लेगा न्यूट्रिनो को, उसका मास 1 यूनिट बढ़ गया, तो ये 239 यानी प्लूटोनियम 239 में कन्वर्ट हो गया, और प्लूटोनियम 239 जो है वो रिएक्शन आपको डायरेक्टली कर सकता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है फर्टाइल को फिसाइल बनाने का, और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, ब्रीडिंग। ठीक है, तो एनरिचमेंट एंड ब्रीडिंग, इनके बीच का डिफरेंस, फिसाइल एंड फर्टाइल के बीच का डिफरेंस। ठीक है, ये बहुत ब्रीफ में आपको बताया है, बाकी इनको अब मैं क्लास में आगे आई विल डिस्कस दिस इन डिटेल्स कि क्या क्या चीजें होती है, कैसे एक एक मटेरियल काम करता है ये। ठीक है, थोरियम ऐसे नहीं, ऐसे रेडियोएक्टिव नहीं रहेगा, ऐसे जब ये एब्जॉर्ब कर लेता है, जब ये चेंज करता है अपना फॉर्म, उसके बाद रेडियोएक्टिव हो जाता है। फिर तो मुश्किल हो जाता है ना, वो मोनाजाइट सैंड जो है परसेंटेज भी कम है, पर ठीक है आपके पास है सोर्सेज, ऐसे रेडियोएक्टिव नहीं। चलिए इजी क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला, व्हाट इज मैनहट्टन प्रोजेक्ट, अभी रिसेंटली मूवी आई थी नहीं, बताओ, इसमें तो आंसर ऐसे ही हो जाएगा। हाँ जी, क्रिस्टोफर नोलन, ओपेनहाइमर। तो जो वो प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट का नाम था, न्यूक्लियर बम को जो डेवलप करने का प्रोजेक्ट था, उसी का नाम था आपका प्रोजेक्ट मैनहट्टन प्रोजेक्ट। ठीक है, उसी को मैनहट्टन प्रोजेक्ट कहते हैं, एंड जो डॉक्टर ओपेनहाइमर थे वो उससे जुड़े हुए थे, तो आप मूवी ना देखे हो तो जाके देख लें। ठीक है, और वर्ल्ड वॉर 2 की भी आपको समझ अच्छी हो जाएगी वहां से कि कैसे हुआ था, कैसे हुई थी चीजें। बाकी इसमें और कुछ है नहीं, मैनहट्टन प्रोजेक्ट उसी के लिए फेमस ही है। चलो हाँ जी, पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट अंडरटेकिंग दैट प्रोड्यूस द फर्स्ट न्यूक्लियर। ठीक है, पहला ही ऑप्शन है। ये पूछ रहे हैं इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्शन प्रोजेक्ट टू बी बिल्ड। देखो दो चीजें हैं, अगर हम थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर्स की बात करें, आज के डेट में बहुत जगहों पे ये काम चल रहा है, बट जो ITER के नाम से जाना जाता है, जो इसका मेन सेंटर के नाम से जाना जाता है, दैट इज लोकेटेड इन द फ्रांस। ठीक है, दैट इज लोकेटेड इन सदर्न फ्रांस। अदरवाइज चाइना में भी काम चलते हैं इसके, जापान में भी काम चल रहा है। ठीक है, तो वो चल रहा है ये। अच्छा, एक चीज ये भी ध्यान रखना, ये है क्या, पहली चीज तो कि इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर है क्या। देखो जहां भी थर्मोन्यूक्लियर की बात आएगी, थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब की बात है, थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट की बात है, दैट थर्मोन्यूक्लियर इज रिलेटेड टू फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन रिएक्शन यानी कि जिस तरीके से सन में या स्टार्स में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, यानी कि दो स्मॉलर या लाइटर एलिमेंट्स को एक साथ जब फ्यूज कराओगे, मर्ज कराओगे, तो बहुत सारी एनर्जी जो है वहां से निकलती है, तो वो दैट इज द फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन क्या था, फ्यूजन इसके उल्टा था, जहां पे आप एक हेवियर एलिमेंट को छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हो और एनर्जी निकल रही है। ठीक है, तो दैट्स द फ्यूजन एंड फ्यूजन। तो जब भी थर्मोन्यूक्लियर की बात आएगी, दैट इज टॉकिंग अबाउट द फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, बेसिक इसका पर्पस ये है कि कैसे हम फ्यूजन रिएक्शन को अचीव कर सकें, ताकि उसको हम कॉमर्शियली एक्सप्लॉइट कर सकें। आप कर सकते हो, आज भी हमारे पास उतने टेक्निक्स है कि हम फ्यूजन रिएक्शन को कर सकते हैं, बट वो टेक्निकली तो फिजिबल है, बट कॉमर्शियली वायबल नहीं है, यानी उसका कॉस्ट जो है वो काफी ज्यादा हो रहा है। जितना आप एनर्जी लगा रहे हो उसको करने के लिए, उसका आउटपुट उतना नहीं निकल रहा है। यानी आप 500 रुपए खर्च करके, 500 रुपए की बिजली यूज करके जो बिजली प्रोड्यूस कर रहे हो, वो 200 रुपए की ही करते हैं।
बट जिस दिन आपने वो टेक्निक डेवलप कर ली कि 500 रुपए का बिजली यूज किया आपने उस प्रोजेक्ट को करने के लिए, बट नाउ यू आर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 1500 रुपीज, उस दिन उसका क्या होने लगेगा, यूज होना शुरू हो जाएगा। तो उसको कमर्शियली वायबल अभी तक कैसे बनाया जाए, ये बेसिक आइडिया। और ये जो सबसे बड़ा रिएक्टर प्रोजेक्ट है दैट इज दिस ITER दैट इज लोकेटेड इन सदर्न फ्रांस, ये ध्यान रखेंगे। बाकी ये है और जगह भी, ठीक है। हाँ, हर कंट्री इस फील्ड में रिसर्च कर रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रही। LNT ने अभी बना के दिए आपको। क्रिटिकलिटी अचीव करने की यहाँ पे भी बात हुई थी कि कितना आप उस लेवल तक पहुंच के कितने देर तक आप हार्नेस कर पाते हो, वो बात हो गई है। वो चाइना ने अचीव करा था अभी रिसेंटली, ठीक है। उसकी बात करेंगे जब आएंगे तो उसको डिटेल में देखेंगे कि चाइना ने उसको क्या अचीव करा है, ठीक है। और इसमें और भी है चीजें। अच्छा, यहाँ पे जब फ्रांस की बात आएगी, दो चीजें ध्यान रखना, एक तो ये ITER, दूसरा है दैट इज सर्न। लार्ज हैड्रन कोलाइडर नाम सुना, जहां पे हिग्स बोसोन को खोजने की बात चल रही है, गॉड पार्टिकल। तो सर्न भी जो है ये भी लोकेटेड है आपको फ्रांस के पास में, ठीक है। हालांकि दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये स्विट्जरलैंड के पास में, फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड का बॉर्डर पे है ये। तो ये दो मेजर जो है जो चर्चा में आ सकते हैं, कहां पे इनका लोकेशन है ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। लार्ज हैड्रन कोलाइडर, जो आपने नाम सुना, लार्ज हैड्रन कोलाइडर। नहीं, वो तो इसको कहा जाता है थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर को कहा जाता है, आर्टिफिशियल सन। जो आपको सन है, सन का बेसिक पर्पस है कि उसमें वो रिसर्च करते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स को लेकर के, ठीक है, कि जो आपको अलग अलग पार्टिकल्स हैं, तो हिग्स बोसोन मान लो कि हिग्स बोसोन को खोज रहे थे, बट इसके अलावा फर्मियंस क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स, क्वार्क्स, इनको अलग अलग क्या इनके टाइप्स होते हैं, क्या इनकी एक्टिविटी होती है, ये उससे रिलेटेड, ठीक है। बट क्योंकि ये दोनों हैं एक ही कंट्री में आसपास में, दोनों वर्ल्ड फेमस है, इसलिए इनको सन के हिस्से दोनों। इसका पूरा नाम है यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, ठीक है। और फुल फॉर्म एक्चुअल नहीं है, ट्रांसलेटेड है, ठीक है, क्योंकि वो फ्रेंच में होगा फिर। बट दिस इज यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। ठीक है, चलो इसके बाद अभी अभी चर्चा करी हमने। सो इंडिया इज अ मेंबर ऑफ ITER। अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेस हो जाता है तो भारत के पास क्या एडवांटेज होंगी, तो इट कैन बिल्ड फ्यूजन। तो पहले ही मैंने आपको बताया ITER का बेसिक पर्पस ही है फ्यूजन रिएक्शन को अचीव करके पावर जनरेशन करना कॉमर्शियली वायबल तरीके से, दैट्स द बेसिक आइडिया, ठीक है। बाकी इसमें जो है सैटेलाइट नेविगेशन वगैरह से है नहीं। इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ इट्स फिजन रिएक्शन, अगेन थर्मोन्यूक्लियर नॉट रिलेटेड विद फिजन। यूज थोरियम इन प्लेस ऑफ यूरेनियम, ये इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम आपको देगा, ना कि ITER देगा, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, डन। तो इसमें कुछ अलग नहीं था, क्योंकि पिछला क्वेश्चन जैसे आपने डील किया वहां पे ये आसान हो जाता है।
हाँ जी बताइए। सो सिंपल सा इसने पूछा है कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के ये में कौन कौन सी चीजें आती है। देखो अब मैं यहाँ बताऊं, एज अ स्टूडेंट जब हम पढ़ते हैं ये पॉसिबल नहीं होगा कि हम हर जितने भी इंस्टीट्यूशन देखें उसको याद भी रखा हो कि ये किस मिनिस्ट्री का है, किस इंस्टीट्यूट किस डायरेक्टरेट के अंदर में आता है। ये नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता किस डिपार्टमेंट के अंदर में आता है। बट वहां पे फिर आपको थोड़ी बहुत बुद्धि लगाने की है। अब बुद्धि यहाँ पे क्या है कि ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की बात हो रही है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी किसके किन इंस्टीट्यूशन के साथ डील करेगा, जो किसी ना किसी तरीके से रिसर्च आपको एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड होंगी चीजें। न्यूक्लियर एनर्जी की बात होगी जहां पे, वो कहीं ना कहीं उस तरीके के इंस्टीट्यूशंस के साथ जो है वो रिलेटेड होगा। अब एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन, इसकी बात तो हमने कर ली। ये हैदराबाद, इसका बेसिक पर्पस क्या था कि भाई वो मिनरल्स जिसको हम यूज कर सकें एटॉमिक एनर्जी को हार्नेस करने के लिए, उससे रिलेटेड जो है उसका उसको उसको खोजना इंडिया में। दैट्स द बेसिक पर्पस, इसकी चर्चा करी तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये लिंक होता हुआ आपको दिखेगा कि ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर में आ सकता है। दूसरा, हेवी वाटर बोर्ड। अब हेवी वाटर का क्या यूज होता है, तो ऑब्वियसली हेवी वाटर अगर जैसे आपको पता है कि मॉडरेटर के रूप में इसका यूज होता है, न्यूट्रॉन्स के स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए, कहीं ना कहीं एटॉमिक एनर्जी में इसका यूज डायरेक्टली आपको होता हुआ दिख रहा है। तो डेफिनेटली इसके भी चांसेस बन जाते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में के अंदर में आने के। तीसरा, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, इसका क्या काम होगा। इसका बेसिक आइडिया है एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग ऑफ रेयर अर्थ। और रेयर अर्थ में कहीं ना कहीं रेयर अर्थ का जो हिस्सा है वो एटॉमिक एनर्जी में भी रेयर अर्थ का यूज आपको होगा। हालांकि उसका यूज बहुत बड़ा है, ना केवल एटॉमिक एनर्जी में नहीं और मटेरियल्स को बनाने में हो रहा है। बट डेफिनेटली वो पर्पस उसका एक कुछ पर्पस जो है वो आपको फुलफिल करेगा, वो एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड भी। और चौथा, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये आपको नाम से ही पता चल रहा है यूसीआईएल। इसका बेसिक आइडिया क्या है, यूरेनियम की माइनिंग करना। इंडिया में यूरेनियम की माइनिंग करने का एकाधिकार जो है वो केवल और केवल यूसीआईएल के पास है। ठीक है, तो इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड का ध्यान रखेंगे, ये ब्रॉडर इसके पास ये बहुत सारे एलिमेंट्स की माइनिंग करता है, एक्सप्लोरेशन करता है। बट यूसीआईएल जो है आपको यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, दिस इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू यूरेनियम माइनिंग। ठीक है, तो दैट्स द बेसिक आइडिया। यहाँ पे आपको चारों के चारों ऑप्शन जो है वो करेक्ट जाएंगे। इसको आप यहाँ से अगर नॉर्मली आप ना भी कर पाए तो यहाँ पे चांसेस होते कि 1 में आपके फंसने के चांसेस कम थे, 4 में फंसने के चांसेस कम थे, क्योंकि ये आप लेके चले जाओगे एटॉमिक एनर्जी में जाएगा। ऑप्शन जब आप देखोगे तो ऑप्शन में 1 एंड 4 एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। अब इसको आपको थोड़ी सी यहाँ पे इसके आगे की जो खेल होती है वो आपके लक पे जाता है कि उस टाइम में आप सोच पाते हो कि नहीं कि हेवी वाटर का इंफॉर्मेशन आपके पास है कि नहीं है, और वहां पे आप थोड़ा सा रिस्क। तो ये मैं नहीं कह रहा कि 100% इस क्वेश्चन को करना आसानी था, क्योंकि नॉर्मली हम जरूरी नहीं है कि पढ़ के ही जाते हैं हर चीजें। बट फिर भी दिस इज अ डुएबल क्वेश्चन इवन इन द एग्जाम हॉल सिनेरियो। आप थोड़ी सी बुद्धि लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बट अब आपको पास ये इन्फॉर्मेशन आ गई कि अच्छा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर में ये सारे के सारे काम। ठीक है, वन एंड फोर, डी डी ऑप्शन डी है आपका, चारों है। चलिए आसान क्वेश्चन, तीनों आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट, द न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिया कंटेन्स नो फर्स्ट यूज, यूनिलेटरल मोरेटोरियम, मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस। हाँ जी, ऑप्शन नहीं किसी का, बी, ए तो होना ही है नहीं, बी यूनिलेटरल मोरेटोरियम। मोरेटोरियम मतलब रोक लगा रखा है। मोरेटोरियम का मतलब किसी चीज पे टेम्पररीली हमने रोक लगा रखा है। किस चीज पे, किस चीज पे रोक लगा रखे हैं। और तीसरा, मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस। देखो
यहाँ पे न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिया, ऑब्वियसली वी विल स्टडी इट, डिटेल में थोड़ा देखेंगे, बट मोटा मोटी अगर इसको 3-4 पॉइंट्स में बात करें कि भारत का न्यूक्लियर डिटरेंट क्या कहता है। भारत का न्यूक्लियर डिटरेंट कहता है, पहला जो पॉइंट है कि नो फर्स्ट यूज, हम किसी भी स्थिति में न्यूक्लियर वेपन का पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। एंड स्पेसिफिकली वी विल नॉट यूज ऑन नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट, यानी वैसी कंट्रीज जिसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, हम उस पर न्यूक्लियर वेपन का यूज नहीं करेंगे। ठीक है। दूसरी कि इवन अगर किसी कंट्री के पास फाइट हो गई जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है, उस कंडीशन में भी हम पहले न्यूक्लियर वेपन का यूज, तो ये दो चीजें, दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, कि जिसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं हम उस पर यूज नहीं करेंगे, और दूसरी जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है उसके साथ यूज करना भी पड़े तो हम पहले नहीं करेंगे। दूसरी बात जो है मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस, कि हमें न्यूक्लियर वेपन कोई मार्केट नहीं करना, में बेचना नहीं है, हमने मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस, हमने उतना ही न्यूक्लियर वेपन बना के रखेंगे जितना हमारी संप्रभुता यानी सोवरेनिटी को बचाने के लिए जरूरी है। अगर कोई हम पे अटैक करेगा तो फिर हम मैसिव रिटेलिएशन करेंगे। ठीक है, यानी मैसिव रिटेलिएशन ये भी हमने कह रखा है कि अगर तुमने न्यूक्लियर वेपन से अटैक कर दिया तो उसका जो रिटेलिएशन होगा वो बहुत मैसिव होगा, वो डिस्ट्रॉय करने के लिए होगा। तो मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस का मतलब कि हम उतना बचा के रखेंगे ताकि कोई और कंट्री हम पे हमला करने से पहले 2-4-10 बार सोचे। ठीक है, क्योंकि हमने ये भी कह रहे हैं कि मैसिवली रिटेलिएट करेंगे। ठीक है, उसके अलावा एक टर्म और हमने कहा है कि अगर हमारे फोर्सेज पे, कहीं हमारे फोर्सेज पे बायोलॉजिकल या केमिकल वेपन्स का यूज होता है जो कि नॉर्मली बैंड है, ठीक है, अलग अलग कन्वेंशन के थ्रू, अगर हमारे फोर्सेज पे दुनिया भर में कहीं भी यूज होगा तो उस केस में हमारे पास ऑप्शन खुला है कि हम न्यूक्लियर वेपन का यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे, ये एक टर्म है जो कि हमने ऑप्शन अपना खुला रखा है। पांचवा जो है दैट इज यूनिलैटरल मोरेटोरियम। कहने का मतलब यहाँ पे ये था कि आज के बाद जो आपका पोखरण वाला टेस्टिंग हुई उसके बाद हमने कहा कि अब हमने अपना वेपन बना लिया है, अब फ्यूचर में हमें अलग से कोई टेस्ट वगैरह करने की जरूरत नहीं है। तो यूनिलेटरली हमें दुनिया में के दबाव में आकर नहीं, हमने कहा कि हम अपने मन से ये कह रहे हैं कि फ्यूचर में हम इससे रिलेटेड कोई टेस्ट वगैरह नहीं करेंगे। दैट्स द यूनिलैटरल मोरेटोरियम। मोरेटोरियम लगा रखा है, ऐसा नहीं कि बंद है, मन करेगा तो फिर स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यूनिलैटरल है ना, ये हमने अपने तरीके से किसी के दबाव में आके नहीं करा हुआ है। तो ये जो 4-5 पॉइंट्स हैं ये मेजर पॉइंट्स हैं ऑफ द इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखेंगे, तो ऑप्शन आपका चला जाएगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, चलिए, ये तो मूवी देख लिया है तुमने, नहीं? कौन सी मूवी थी? परमाणु। तो पोखरण दैट इज राजस्थान। अच्छा, ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन शक्ति ही था, सही थे। उसके पहले ठीक है, तो शक्ति एंड स्माइलिंग बुद्धा। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा जो है ये आपको 1974 पोखरण। देखो हुआ ये था 1974 की कहानी। स्माइलिंग बुद्धा तो नाम आप याद रख ही लो। अच्छा, कौन थी इस टाइम में प्राइम मिनिस्टर? कौन थी मैंने कह ही दिया, चलो। हाँ, तो चलो कोई नहीं। स्माइलिंग बुद्धा के पीछे का पर्पस ये था कि देखो 1970s का दौर, 1971 में हम ऑलरेडी वॉर लड़ चुके थे इंडिया पाकिस्तान से। 1967 में चाइना ने अपनी टेस्टिंग कर ली थी न्यूक्लियर वेपन्स की। तो जो अभी तक पोस्चरिंग आ रही थी कि हमें न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने हैं, पीसफुल यूजेज करेंगे, वो इंदिरा गांधी के टाइम तक आते आते हुआ कि अब बदलने का टाइम आ गया। ठीक है, तो इंदिरा गांधी वॉज ए स्ट्रॉन्ग लेडी, उन्होंने कहा कि भाई अपने को चाहिए तो चाहिए, उसमें क्या है, बनाओ। ठीक है, एंड देन यहाँ पे ये आपको पोखरण के अंदर में उन्होंने टेस्टिंग करी थी अपने जो है डेटोनेटर्स की, क्या हम न्यूक्लियर डेटोनेटर्स को बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं, और उसका नाम फिर आपको स्माइलिंग बुद्धा रखा गया। फिर बहुत सारी बातें हुई और इंडिया को कहा गया कि भाई आप आगे डेवलप ना करेंगे। इंडिया ने कहा ठीक है, नहीं करेंगे। ठीक है,
बट काम जो है आपका ये चलता रहा, और फाइनली अभी जो और चीजें आपको चाहिए थी, और थोड़ा बहुत डेटा चाहिए था अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपने मिसाइल्स को और अच्छे से टेस्ट करने के लिए, नॉट मिसाइल्स को, बॉम्ब्स को, फिर वो आपने पूरा किया ड्यूरिंग द पोखरण 2 एंड पोखरण 2 दैट इज ऑपरेशन शक्ति। ठीक है, होमी भाभा तो पहले ही चले गए थे। इनिशिएट न्यूक्लियर प्रोग्राम का इनिशिएशन उन्होंने किया था, इसमें उनका रोल डायरेक्ट नहीं था, क्योंकि होमी जहांगीर भाभा की डेथ जो है आपको दैट इज जिस ईयर में ये मरे थे, लाल बहादुर शास्त्री मरे थे ना, तो हाँ जी, आपको लाल बहादुर शास्त्री की डेथ कब हुई थी? 65 वॉर और ताशकंद गए थे 1966 जनवरी। ठीक है, तो जस्ट 3-4 दिन के अंदर में, 4-6 दिन के अंदर में ही दोनों मारे गए थे। ठीक है, होमी जहांगीर भाभा और लाल बहादुर शास्त्री दोनों की डेथ विद इन अ वीक हुई थी। ठीक है, इसी को लेकर के कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट बहुत कुछ बातें भी कहते हैं, तो वो खैर अलग बात है। तो यहाँ पे डायरेक्टली उनका रोल, डायरेक्टली मतलब रोल नहीं था, हाँ ऑब्वियसली डेवलपमेंट करने में थोड़ा बहुत उनका रोल रहा है, ऐसा नहीं है। चलो उसके बाद क्वेश्चन 15। तो इसमें अगेन कुछ खास नहीं है आपको, ऑपरेशन शक्ति। ठीक है, तो पोखरण 1998, दैट वाज द नेम। अब यहाँ पे एग्जैक्ट डेट याद रखना मुश्किल है, 1998 में था। ठीक है, 11th एंड 30th में, हालांकि ठीक है। अच्छा, एक चीज ये भी ध्यान रखना, नॉर्मली हम यहाँ पे याद रखते हैं पोखरण को फॉर द न्यूक्लियर टेस्ट, हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, बट हमने यहाँ पे थर्मो न्यूक्लियर टेस्ट भी किया था, यानी हमने हाइड्रोजन बम का भी टेस्टिंग करी थी यहाँ पे। ठीक है, तो न्यूक्लियर वेपन हमने टेस्ट करा था डेफिनेटली, हाँ नहीं, एक ही दिन के आगे पीछे। ठीक है, 11 तारीख को हमने टेस्टिंग करी थी न्यूक्लियर वेपन्स की, और 13 तारीख को हमने टेस्ट करी थी थर्मो न्यूक्लियर वेपन्स की। थर्मो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं जहां पे कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन का यूज होता है। थर्मो न्यूक्लियर बात ही करती है आपको कि वहां पे फ्यूजन की बात हो रही है, बट उसमें उसको स्टार्ट करने के लिए आपको न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए होता है, उतना एनर्जी अचीव करोगे तभी फ्यूजन हो पाएगा। तो उसमें दोनों चीजें होती है, पहले फ्यूजन रिएक्शन होगा, फ्यूजन रिएक्शन करके न्यूक्लियर रिएक्शन जो आप कराते हो उतनी टेम्परेचर उतना एनर्जी आप जनरेट करोगे, और उसके बाद फिर आप फ्यूजन में ट्रांसफर करोगे। ठीक है, तो 11 मई को ऑब्वियसली पोखरण 2 हुआ था, बट 13 मई को वो चीज भी हमने करा था। ठीक है, तो ये डेटा, ये फैक्ट आप रख लें थोड़ा सा। ठीक है, चलो, तो ये बेसिकली इसमें और बहुत ज्यादा वेरिएशन है नहीं क्वेश्चन के, अगर आप देखोगे तो इसी आसपास में क्वेश्चन आपको घूमते हुए नजर आएंगे, इसी तरीके के इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन दिखेंगे। दूसरा जो यहाँ पे आता है वो थोड़ा सा टीटी वगैरह से आ जाएगा, ऑब्वियसली मैंने बात करी है कि इसको पढ़ाएंगे ही लास्ट में, तो ब्रीफ में ही बताओ। भारत में नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन की जो ट्रीटी है, एनपीटी जिसको कहते हैं, ठीक है, तो दो ट्रीटी आपको याद रखनी है, एक तो एनपीटी और दूसरी एनएसजी। एनएसजी के हम मेंबर बनना चाहते हैं, एनपीटी के भी, एनपीटी तो हमने कह ही दिया कि साइन नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्यों साइन नहीं करेंगे भाई? सो हमने सिंपल सी बात करी कि भैया ये क्या है, ये डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी है। ये 1967 में ये ट्रीटी साइन हुई। इस ट्रीटी को फेमसली जाना जाता है एनपीटी के नाम से। ठीक है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ये साइन हुई 1967 में। ये आपको इसने क्या करा, इस ट्रीटी ने, इस ट्रीटी ने दुनिया को दो भाग में बांट दिया। एक साइड में कहा कि न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स, और दूसरे साइड में कहा नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट। ठीक है, न्यूक्लियर वेपन स्टेट ये वैसे कंट्री हैं, कहा गया कि ये वैसे कंट्रीज होंगे जिनके पास 1967 के पहले न्यूक्लियर बॉम्ब अवेलेबल हो चुका है।
यानी जिन्होंने भी 1967 से पहले अपने न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्ट कर ली, उनको अधिकार दे दिया गया न्यूक्लियर वेपन को रखने का। ठीक है, आसान भाषा में ये बात कही गई। ठीक है, तो न्यूक्लियर वेपन स्टेट क्या कह दिया कि बिफोर 1967 जिसने भी आपको टेस्ट कर लिए, whoever has conducted the test of nuclear weapon, they will be considered as nuclear weapon state। अब ये कौन कौन से स्टेट हैं? हाँ जी, चाइना, अभी मैंने बताया 1967 में चाइना ने कर लिया था। नहीं, हम 1966 में, हमने तो 74 में किया ना, हमने तो 74 में किया ना। तो आपको दिख गया 1 2 3 4 एनएसजी, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, नई ट्रीटी करी उन्होंने। ठीक है, ये एनपीटी हुआ था, आते हैं उस पर, आएंगे उसको डिटेल में देखेंगे, अभी बीच बीच से इधर उधर से कहानी सुनानी पड़ेगी। ठीक है, तो बिफोर 1967 जिसने भी टेस्ट कर लिया उसको क्या कह दिया गया? न्यूक्लियर वेपन स्टेट कहा गया। ये वो कंट्रीज हैं जिन्होंने कहा है, जिनको दुनिया मानती है कि इनके पास क्या है, इनके पास है न्यूक्लियर वेपन। उसके बाद नॉन न्यूक्लियर वेपन, हाँ तो वीटो ग्रुप ही है, और वीटो ग्रुप इसी से जुड़ा भी है, कुछ लोगों का मानना भी है ऐसे ही ना। उसके बाद नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट, ये वैसे कंट्री जिनके पास न्यूक्लियर वेपन आधिकारिक तौर पे नहीं माने जाते हैं, लेकिन 3-4 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने क्या कहा कि भाई हमारे पास तो वेपन है, आप हमको नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट के कैटेगरी में रखते हो, बट हमारे पास वेपन है। और वो कंट्री कौन कौन सी हैं? पड़ोसी भी है हमारा, नॉर्थ कोरिया, ईरान अभी ऑफिशियली नहीं। अब देखो यहाँ पे इंडिया के पास, इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किए, इंडिया ने अपना डॉक्ट्रिन बताया, इंडिया ने कहा कि भाई हमारे पास है, आपको जो करना है कर लो। पाकिस्तान के साथ भी यही बात हुई। ठीक है, इजराइल एम्बिग्विटी की स्थिति में है, दुनिया कहती है कि इजराइल के पास है, अब इजराइल कुछ कहता नहीं है कि मेरे पास है कि नहीं है, वो कहता है तुम गेस करते रहो। ठीक है कि नहीं है, तुम गेस करते रहो। नहीं, उसके पास मतलब बहुत सारे सोर्सेज ऐसा कहते हैं कि ईरान, इजराइल के पास है। ठीक है, नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन है नहीं। नॉर्थ कोरिया, इसका नाम यहाँ पे इसलिए लिखा क्योंकि ये पहले एनपीटी को इसने साइन करा था, इन लोगों ने साइन ही नहीं किया है। ठीक है, इन लोगों ने कहा ही नहीं, हम तो मानते ही नहीं है भाई, आपकी जो पॉलिसी है वो डिस्क्रिमिनेटरी है, आप 5 लोग ही क्यों रखोगे बम। ठीक है, नॉर्थ कोरिया ने एनपीटी, ऑब्वियसली उसको बहाना मिल गया, हम भी कहेंगे पाकिस्तान पहले साइन करो तो हम करेंगे, तो अपने को क्या। नॉर्थ कोरिया ने ये कहा, नॉर्थ कोरिया ने एनपीटी को साइन किया था, बट 2003 में इसने अपने आप को क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। तो ये ध्यान रखेंगे, एक नॉर्थ कोरिया ऐसी कंट्री है जिसने एनपीटी साइन किया था, बाद में विथड्रॉ कर लिया है। ठीक है, बाकी इन्होंने तो 3 लोगों ने साइन ही नहीं किया है। ठीक है, इजराइल ने किया नहीं है और इंडिया पाकिस्तान ने किया नहीं है। नॉर्थ कोरिया में वैसे भी जब से ये किम जोंग उन आया है तब से तो अलग तहलके में रहते हैं। ये अगले दिन, हर दिन सुबह उठ के इसको लगता है कि आज क्या करें, तो पुर्तगाल को, अमेरिका को धमकी दे देते हैं। ठीक है, तो उसको सोते जागते यही काम। और देखो ऐसे कंट्री ना, ऐसे लोग आपको रियल लाइफ में भी मिलेंगे। कई बार आपको क्या होता है, आप देखोगे कि कभी जा रहे हो सड़क पे, किसी ने आपको बोल दिया, तो नया खून रहता है तो आप मतलब अभी बोल दे तो अभी इसको पीटना चालू कर देंगे। बट एक टाइम के बाद आपको ये ठीक है, ये बेवकूफ है, ये करके जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको कुछ समझ नहीं है, उसको अपनी फ्यूचर की चिंता नहीं है, वो तमाशा है ना, घर में खाने के पैसे नहीं है, बट कहते हैं ना कि शौक बड़े बड़े होने चाहिए, तो उसका वही हाल। उसको लुटाने के लिए कुछ नहीं है, उसका है कि भाई अपनी इज्जत बनी रहनी चाहिए। ठीक है, भले ही सामने चूल्हा जले ना जले घर में, तो उसका वही हाल है। ठीक है, और उसको दोस्त भी वैसे ही मिल गए हैं। ठीक है, उसके अगल बगल वाले दोस्त भी देख लो वैसे ही हैं। रशिया भी रहता है, ठीक है, पागल है क्या, ले वेपन चाहिए ले जाओ। ठीक है, खाना उसने कभी नहीं कहा खाना लेके जाओ। चाइना के दोस्त वही है। ठीक है, तो चाइना एक साइड में, चाइना है और रशिया, दोनों मिलकर उसको देते रहे। उसके दोस्त वैसे ही मिलेंगे ना आपको।
तो नॉर्थ कोरिया मतलब कैसे गोलू मोलू सा दिखता है वो पहले तो, ठीक है, बट उसकी बातें सुनो। और उसके पिताजी भी थे डिक्टेटर ही, बहन भी डिक्टेटर, तो पूरा डिक्टेटर का खानदान है। मतलब नॉर्थ कोरिया की स्थिति ये है ना, बातें वहां की बाहर नहीं आती, लोगों का ये कहना है कि भाई आप वहां जो है यू कैंट इवन, आप हेयर स्टाइल भी अपने हिसाब से नहीं रख सकते। हाँ जी। हाँ वो करना है ना आपको। अब देखो उसने, देखो कभी कभी मुझे अच्छा भी लगता है कि चलो कम से कम उसने ओपनली कर दिया है कि मैं हंसू तो हंसो, मैं रो तो रो। अदरवाइज बहुत से चाटुकार लोग तो यही करते हैं, कोई बड़ा लीडर है वो थोड़ा परेशान होगा तो वो भी परेशान दिखेंगे, ठीक है, तो उसने ओपनली कर दिया। कई बार उसकी कई कई बातें आती है ना सामने, कि एक बार वो कहीं ये कर रहा था, कोई परेड हो रहा था, उसका कोई बड़ा सा जनरल था, उसको नींद आ गई बेचारे को, झपकी आ गई, आ सकती है, उसने कह दिया मेरे सामने झपकी कैसे ले ली, ठीक है, उसको तोप में, तो जो तोप का ये कैनन होता है उसमें बिठा के कहा कि इसको फायर कर देना, ठीक है, तो उस तरीके का जल्लाद जो है वो मानते हैं उसको, है वैसा ही, अब क्या करोगे। और अभी बीच में साउथ कोरिया के साथ तो उसको बराबर चलते रहता है। साउथ कोरिया तो पड़ोसी है, तो अभी बीच में आया था ना गार्बेज वगैरह वो डाल डलवा रहे थे उस साइड में, बैलून से गार्बेज भेज रहे थे, तो यही रह गया इसके जी में, और कुछ रह नहीं गया है। चलो। तो वो लेवल चेक वगैरह होता है कि फॉर्म में ऐसा किसी को सर्विस नहीं करने के ना ऐसा अभी तक हुआ नहीं है डायरेक्टली, क्योंकि इस पे राजी नहीं होंगे लोग, दोनों साइड से राजी नहीं होंगे। आप कैसे कहोगे, मान लो कि देखो कम से कम एग्रीमेंट होना चाहिए ना, न्यूक्लियर पे इसलिए बात हो गई क्योंकि जो हिरोशिमा नागासाकी में हुआ वो आपके लिए एग्जांपल था कि इसका नुकसान क्या हो सकता है। लेकिन जब आप इस तरीके से जाओगे कि नहीं नहीं डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी, राजाशाही नहीं होगी, डेमोक्रेसी होगी, तो फिर यहाँ पे आपको प्रूफ देना पड़ेगा ना, कैसे आप कहोगे कि यही सही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा अच्छा, एक चीज बताओ, एक देखो यहाँ पे पॉलिटिक्स का बहुत अच्छा सवाल आ गया अभी के, कि हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बात आती है ना, बट अभी तक के ये में जरूरी नहीं है कि वो सबसे बेस्ट ही फॉर्म हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक, मैं प्रैक्टिकलिटी की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग वेरी प्रैक्टिकल। सरकार बनी, अभी चुनाव हुए, राइट, चुनाव हुए, मान लो इंडिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के रूप में भाजपा उभरी, 240 वोट लेके, 240 सीट्स उसको मिले। आज से चलो इसको एक हाइपोथेटिकल कंडीशन ले लो कि अभी जो है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू कल के डेट में कहें कि भाई मेरी बात नहीं मानोगे मैं सरकार गिरा दूंगा, मैं अभी मान रहा हूँ हाइपोथेटिकल है, ठीक है, और फ्यूचर में क्या होता है तो उन्होंने आज ही कह दिया कि ठीक है नहीं मेरी बात मानोगे सरकार गिरा दूंगा, ये डेमोक्रेसी है। क्योंकि डेमोक्रेसी क्या कहते हैं भाई, जिसके पास सबसे ज्यादा मैंडेट है उसकी बात माननी चाहिए थी, बट द 240 सीट्स, द वन विद 240 सीट्स, उसको उसको ब्लैकमेल कौन करे जिसके पास 10-12 सीट है। तो ये भी डेमोक्रेसी की ब्यूटी है, ये भी डेमोक्रेसी की खूबसूरती है ना। तो आप कैसे कह रहे हो कि भाई डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दैट्स द थिंग, कम गलत है। बाकी जो हमारे पास ऑप्शन दिखे हैं उसमें डेमोक्रेसी ऐसा ऑप्शन दिखा है जिसमें कि सिटीजन को सबसे ज्यादा राइट्स मिलते हुए लगते हैं, सिटीजन सबसे ज्यादा इंपावर्ड आपको फील होता है, बट इट्स द बेस्ट फॉर्म। ऑब्वियसली करा, ऑब्वियसली करा, मोनार्की ने वर्क करा है, डिक्टेटरशिप ने भी वर्क करा है, ऐसा नहीं है कि नहीं करा है। ये आइडियोलॉजीज की बात हो जाती है ना। और सबसे बड़ी बात, रशिया यूएसए के बीच का झगड़ा तो यही आइडियोलॉजीज का ही तो झगड़ा है, ठीक है। वो रशिया कहता है कि भाई तुम कहते हो डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, तुम डेमोक्रेसी की चैंपियन बने फिरते हो, मुझे चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी की एक क्रिटिक्स तो ये है ना कि डेमोक्रेसी आप जो है ग्रुप रूल को बढ़ावा देती है, जो मेजोरिटी पावर है उसकी वैल्यू ज्यादा बढ़ जाती है ऑब्वियसली। और ये समाज में कहीं ना कहीं खाई को क्रिएट तो करता है, समाज में डिविजन्स को क्रिएट, आर्टिफिशियल डिविजन्स क्रिएट होते हैं कि नहीं होते हैं। किसी भी डेमोक्रेसी में आर्टिफिशियल डिविजन्स क्रिएट होंगे, क्योंकि ये डेमोक्रेसी के जेनेसिस में है। जब तक वो डिविजन्स क्रिएट नहीं होंगे डेमोक्रेसी काम ही नहीं करेगी।
अब वो डिविजन किसी बेसिस पे हो सकते हैं, इंडिया में कास्ट बेसिस है, रिलीजन बेसिस है, कहीं पे क्लास के बेसिस पे होगा, कहीं पे स्किन के बेसिस पे होगा, कहीं पे रेस के बेसिस पे, बट होगा। और बिना डिविजन क्रिएट किए डेमोक्रेसी काम ही नहीं कर पाएगी, वो करेगी ही करेगी। ठीक है, चलो बाबा इधर आ जाओ। Which among the following countries is not a member of nuclear suppliers group? अब ये न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप क्या है, चलो ऐसे पहले गेस करो। ऑब्वियसली इनमें एक जो टूटा भटका हुआ सा दिख रहा है वो क्या है आपको, ईरान। तो न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, ये जो आया, ये ग्रुप आया 1974 में। ठीक है, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की स्थापना हुई कब, 1974 में, जब इंडिया ने टेस्टिंग करी थी उसके बाद। यहां पे इनका पर्पस ये था, ये वैसे नेशंस का ग्रुप होगा जो कि कंट्रोल करेंगे न्यूक्लियर इक्विपमेंट्स का एंड न्यूक्लियर मटेरियल का। लिख लो लिख लो, दिस इज अ ग्रुप ऑफ नेशंस, एनएसजी लिख लो। दिस इज अ ग्रुप ऑफ नेशंस दैट कंट्रोल्स द ग्रुप ऑफ नेशंस दैट कंट्रोल्स द एक्सपोर्ट ऑफ nuclear equipments and materials। ठीक है, न्यूक्लियर इक्विपमेंट्स एंड, बहुत आसान। इन्होंने कहा कि जो लोग आपको, जिनके पास भी न्यूक्लियर मटेरियल से, चाहे यूरेनियम हो या उस तरीके की टेक्नोलॉजी हो, वो किसी को भी सप्लाई नहीं करेंगे। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन इन्होंने लगा दिए, और भारत को भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन रहे। अच्छा, भारत एनएसजी का मेंबर है कि नहीं, तो इंडिया ध्यान रखेंगे, इंडिया एनएसजी का मेंबर नहीं है। उन्होंने कहा कि आपको एनएसजी का मेंबर बनना है तो आप एनपीटी साइन करो, अपने न्यूक्लियर वेपन्स को डिस्ट्रॉय करो। हमने कहा रहने दो भैया, आप रह लो, ठीक है, हमको नहीं चाहिए। ठीक है, हम क्या करेंगे लेके भाई आपका एनएसजी का ये। बट इंडिया को वेवर्स भी मिले, इंडिया वैसा फर्स्ट कंट्री बना जिसको विदाउट एनपीटी साइन किए एनएसजी में वेवर्स भी मिले, क्योंकि जैसे ही आपकी पावर बढ़ेगी, आपका कद बढ़ेगा, आपको दुनिया आपके हिसाब से चलनी शुरू हो जाएगी। तो वो कहानी वहां पे हुई। ठीक है, तो ये इसका आंसर जो है दैट इज द ईरान। 48-49 कंट्री है इसमें, ऑब्वियसली लिस्ट याद रखना पॉसिबल नहीं है। ये ईरान की बात इसलिए आ जाती है क्योंकि ईरान को लेकर के वो बीच बीच में चलते रहता है, झगड़ा आते रहता है, तो ईरान को ध्यान रखेंगे, ये आपको एनएसजी का मेंबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, हाँ जी। Which country was the first after the ban of India was lifted by NSG to sign an agreement that would allow supply of civil nuclear technology to India? देखो, यहां पे दो तीन चीजें ये है, ये क्वेश्चन को लेकर के काफी हंगामा भी हुआ था एक्चुअली, कि ये इसका आंसर यूएसए होगा कि फ्रांस होगा, क्योंकि दोनों के दोनों साइन हुए थे 2008 में। रुक जाओ सुन लो। लेकिन इंडिया को जो ये यूएस सिविल न्यूक्लियर डील की बात होती है, ये डील की बात हो रही है, साइन एन एग्रीमेंट जिसने साइन की भाई हम लोग सप्लाई करेंगे। ये डील आपको हो गई थी 2005 में, इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील जिसको कहते हैं, दैट वाज डन इन 2005। यूएसए ने कहा कि हम डील करते हैं, आपको देंगे। उसके बाद यूएसए ने कहा कि ना केवल हम अपने पार्टनर कंट्रीज को भी कहेंगे कि वो भी आपको मटेरियल सप्लाई करें। ये चीजें हुई और फाइनली सितंबर में 2008 में आपको एनएसजी का वेवर आपको दिया गया। और उसके बाद एनएसजी का वेवर मिलने के बाद जो पहली कंट्री जिसने की डील करा आपके साथ, वो कौन था, वो फ्रांस था। इसके बीच का अंतर समझे? अमेरिका ने आपको दे दिया, उसके बाद आपको वेवर दिलवाया, और वेवर मिलने के बाद पहला जो किया, ठीक है, तो ये इसके बीच का अंतर है आपको। यूएसए सबको देता है, वो उसको पैसा चाहिए। हाँ जी, यूएसए को पैसा चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए उसको, वो जहां से आ जाए वो सबको देगा।
और ईरान में तो खैर इवन पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम उसमें भी यूएस का रोल था ऑब्वियसली, और पाकिस्तान के थ्रू ही जो बाकी ईरान और कोरिया ये सब तक पहुंचा, ये पाकिस्तान के थ्रू ही तो पहुंचा। ठीक है, इन्होंने ब्लैक मार्केट ही बना दिया पूरा का पूरा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का। तालिबान तो सबसे फेमस फोटो ही है उनका, जो आपको उन्होंने कहा कि भाई अब जो है इस्लाम खतरे में है, अपने इस्लाम को बचाने का है। हाँ जी, 9/11 वो तो बाद की चीज है ना, तो बाद में देखो एक चीज रखो इंडिया में, ये थोड़ा कहना ये रहता है, लेकिन अगर सांप को दूध पिलाओगे सांप आपको काटेगा ही काटेगा। चाहे आप तालिबान को देख लो, चाहे आप एलटीटीई को देख लो, चाहे आप खालिस्तान मूवमेंट को देख लो, ठीक है, जिसने भी सांप को दूध पिया सांप ने काटा उसको देखो। आप गलत तरीके से सोचोगे मैं करूंगा, वो पॉसिबल ही नहीं। और तालिबान को इन्होंने बनाया क्यों था, ताकि इनका जो है वहां पे कद बढ़े, क्योंकि रशिया का इन्वेजन होता है, रशिया वहां पे पावर में आ जाती है, कम्युनिस्ट आ जाते हैं पावर में, तो उस कम्युनिस्ट के होल्ड को ब्रेक करने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने तालिबान को सपोर्ट करा। तालिबान बढ़ते 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 इतना बढ़ गया, उसने अमेरिका से ही कहा कि लाओ पैसा नहीं तो तुमको उड़ा देंगे। ठीक है, तो गया कहानी, गई कहानी। चलो इसके बाद, अच्छा चलो आ ही गया। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के तब आंसर करें। क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है, न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स, इनमें से कौन से कंट्रीज हैं जिनको कि एनपीटी रिकॉग्नाइज करता है एज अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट। मैंने 5 कंट्री के नाम आपको इसीलिए लिखे थे एनडब्ल्यूएस में, उसमें कौन से थे दोस्तों? ठीक है, बताइए। बोथ 1 and 2, ओनली 1 किसी का? ओके, ओनली 2 ऑप्शन में नहीं है, बोथ 1 and 2, बाकी लोग बोथ 1 and 2 के साथ जा रहे हैं। अच्छा एक चीज बताओ, अभी हमने क्या बात करी कि एक चीज तो कहा कि एनएसजी के अगर आप मेंबर बनते हो आपको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज मिलेंगी, ये तो चर्चा हमने करी इसकी, ऑब्वियसली इसी क्लास में चर्चा करी। दूसरा स्टेटमेंट को आप ध्यान दो, अगर मैंने कहा कि भारत पे क्या रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि भारत ने एनपीटी साइन नहीं करा है तो इसलिए एनएसजी की मेंबरशिप नहीं मिल रही है। भारत कहता है कि छोड़ो यार एनएसजी एनपीटी की टीटी, डायरेक्टली मुझसे एनएसजी साइन कराओ, एनपीटी का मेंबर मैं ऐसे ही बन रहा हूं, अगर ये दूसरा स्टेटमेंट होल्ड करता तो। बट हमने क्या कहा, उन्होंने वो बार बार कह रहे हैं कि आप एनपीटी साइन करो फिर आपको एनएसजी की मेंबर देंगे। इसका मतलब क्या, इट ऑटोमेटिकली बिकम्स अ मेंबर ऑफ द एनपीटी, ये होल्ड नहीं करता है।
क्योंकि अगर ये होल्ड करता तो बाहर वो कहते कि एनएसजी ले लो, एनपीटी साइन हो ही गया तुम्हारा। ठीक है, तो देखो कई बार चीजें जो है इस तरीके से भी आपको मिल जाएंगी। तो ये ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप एनएसजी के मेंबर बनोगे तो आप एनपीटी आपका साइन हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं। ठीक है, ऑटोमेटिकली वो टर्म आपको ध्यान देना, ऑटोमेटिकली बिकम्स अ मेंबर ऑफ एनपीटी। ठीक, ऑटोमेटिकली जैसा कोई कंडीशन, ठीक है, उल्टा चलता है। आप एनपीटी साइन करोगे तो शायद आपको एनएसजी का मेंबरशिप आपको दी जाएगी। ठीक है, so India's first atomic power station, दैट इज द तारापुर। बार्क नहीं होगा, बार्क पावर स्टेशन नहीं है। ठीक है, बार्क जो है ये ध्यान रखेंगे। तारापुर कहां पे है? सो महाराष्ट्र की हमने बात करी। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन 2, नॉट एसोसिएटेड विथ एटॉमिक पावर। हाँ जी, बाकी सब में, अच्छा बाकी सब में एम है। हाँ जी, ऑप्शन 3, मोनाजाइट से थोरियम निकलता है, ये हमने बात करी। थोरियम का यूज होता है फ्यूल में, ये बात हमें पता है। तो पहले दो ऑप्शन तो ऑब्वियसली नहीं जा रहे हैं। तीसरा है बेरिलियम। बेरिलियम कंट्रोल रॉड्स के रूप में यूज होता है। न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करने के लिए बेरिलियम एज अ कंट्रोल रॉड्स यूज होते हैं, ये फैक्चुअल चीजें हैं। डी जो है क्रोमियम, आपका पहला आपने गेस जो करा था वो सही करा था। क्रोमियम का यूज कहीं से भी डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं होता है एटॉमिक पावर से। वो स्टील वगैरह में यूज होता है क्रोमियम का, नॉट इन द न्यूक्लियर। ठीक है, ठीक है, बेरिलियम बात करेंगे हम, बेरिलियम के रॉड्स कैसे कंट्रोल रॉड्स के रूप में यूज होते हैं। इसके बाद, अरे क्वेश्चन के पहले ही आपका आंसर आ गया। चलिए, इजी, थोरियम की चर्चा हम बार बार कर रहे हैं। भारत में मोनाजाइट सैंड थोरियम है, थोरियम पे ही आपका 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम। हाँ जी, सेकंड क्रोमियम, क्रोमियम। ठीक है, तो आप देखो अगेन मैं क्या कह रहा था कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस का दायरा है बहुत लिमिटेड है। बहुत बड़े क्वेश्चंस, बहुत मतलब इधर उधर से क्वेश्चंस नहीं आ रहे, बहुत लिमिटेड आप पढ़ लोगे तो न्यूक्लियर वाले फील्ड से क्वेश्चन निकल जाएंगे आपके। ठीक है, चलो यहाँ पे थोरियम में कुछ है नहीं अलग। इसके बाद ये थोड़ा सा मारो मारो, तुक्का ही मारो। अच्छा, अभी अपने अपने तुक्के लगाओ, देखो तो किसका सही आता है। ठीक है, डी, किसी का सी, सी एक, बी, ए कोई लेगा? मुझे ये देखना था कोई ए ले रहा है कि नहीं ले रहा है। ठीक है, देखो, सो ड्रिंकिंग वाटर कंटेन्स अ गामा एमिटिंग आइसोटोप और नॉट। कोई वैसा मटेरियल जिससे कि गामा रेज निकलते हो, वैसा मटेरियल क्या और ड्रिंकिंग वाटर में है कि नहीं, इसको आप कैसे गेस करोगे? तो पहली चीज माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप आपको गामा रेडिएशन के बारे में नहीं बता सकते। हालांकि क्वेश्चन में एक चीज है, वैसे भी कोई चीज घुला होगा पानी में तो आप उसको माइक्रोस्कोप से आप उसको नहीं देख पाओगे, और छोटे हो जाते हैं। ठीक है, बहुत छोटे। फिर से बोलो, क्या बोलो? अरे बाबा, वो गामा रे आइसोटोप वगैरह नहीं है, चिंता ना करो, वो सॉल्ट है। आपके वाटर में बहुत सारे एक्सेस सॉल्ट होते हैं, वो सॉल्ट जमा हो जाता है वो। ठीक है, डोंट वरी। ठीक है, ऑब्वियसली नलों पे वो सॉल्ट ही हो जाता है ना। कोई भी नया कहीं पे भी पानी निकलना स्टार्ट हुआ, वहां पे सॉल्ट की मात्रा एक्सेस होती है, ज्यादा होता है।
आप देखोगे स्टार्टिंग में 2-4 जग वगैरह बाल्टी वगैरह जो है स्टील की होगी तो वो दाग पड़ जाते हैं, ठीक है, वो सॉल्ट है एक्सेस और कुछ नहीं। अच्छा, माइक्रोस्कोप तो नहीं होगा। लेड प्लेट जो है, लेड प्लेट आपको गामा रेज को रोकने के काम आता है, ठीक है। गामा रेज लेड प्लेट को पेनिट्रेट नहीं कर सकती हैं, बट लेड प्लेट का यूज आपको उसको डिटेक्ट करने के लिए नहीं होता है। तो दो ऑप्शन, बाकी जो दो ऑप्शन है सी एंड डी, इसमें फंसने के चांसेस थे। ऑप्शन इसका जो करेक्ट है दैट इज द ऑप्शन सी, सिंटिलेशन काउंटर। ये ऐसा है कि इसमें एलईडी मतलब आप जैसे ही गामा एनर्जी गामा रेज इस पे टकराती हैं तो इसमें बहुत सारे आप कह सकते हो कि लाइट्स जो हैं वो एमिट होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो सिंटिलेशन काउंटर होता है, उससे पता चल जाता है कि वाटर में गामा रेज है कि नहीं, ठीक है। तो ये अननोन आंसर था, ये कहीं बाहर से उन्होंने उठा के पूछ लिया, उस साल में कहीं से क्वेश्चन आ गया तो इसलिए था, बट ये जनरली टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। बट चलो अभी आप जान लो कि गामा रेज को काउंटर करने के लिए, आप कह सकते हो काउंटर करने के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए आपको सिंटिलेशन काउंटर का यूज होता है। वाटर को, हाँ, वो आपका जो है प्लूटोनियम बेस्ड उन्होंने ये करा था कि एक रिएक्टर नहीं है वो, नहीं एक्चुअली छाल ना वो कि हम चाइना पे निगरानी रखने के लिए अपने को चाहिए होगी चीजें, तो आप वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कैसे लेके जाओगे? आपको बैटरी के जगह पे फ्यूल के तौर पे आप क्या करोगे? आपने प्लूटोनियम बेस्ड डिवाइस को लगा दिया, अब उसके बाद वो मिला नहीं, वो गया कहाँ, ठीक है। तो कुछ लोगों का मानना है कि हीट की वजह से वो चला गया बर्फ में और वो कभी भी वाटर को कॉन्टेमिनेट कर सकता है, ठीक है। तो उसको लेकर के ये चर्चाएं चलती रहती हैं, कॉन्टेमिनेशन को लेकर के, ठीक है। सी और डी में, अब देखो सी और डी में डाउट होता, डी में जो ऑप्शन है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, स्पेक्ट्रो का मतलब स्पेक्ट्रल लाइंस की बात हो रही है, ठीक है, वो रेडिएशन के, तो यहाँ पे बहुत मुश्किल था आपको सॉल्व करना कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर आपको एग्जैक्टली पता हो कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का मतलब क्या होता है, देन यू कैन गो, बट यहाँ पे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इट्स नॉट अ वेरी कॉमन डिवाइस नहीं है, ये कॉमनली बहुत यूज नहीं होता है, वो भी डिटेक्ट कर सकता है ऑब्वियसली। इसीलिए मैंने बोला ये यहाँ पे मतलब एग्जैक्ट गेस कर पाना काफी मुश्किल। आप दो को एलिमिनेट कर सकते हो क्योंकि लेड नॉर्मली आपको पता है कि लेड जो है वो नहीं पार होने देता है रेंज को, बट बाकी दो में लगाना टफ क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ऑप्शन क्वेश्चन 5, हाँ जी, ओपेनहाइमर, हाइड्रोजन बम की बात हो रही है। थक गए क्या आप लोग? लिख लो हाइड्रोजन बम, एडवर्ड टेलर, ठीक है, इज नोन एज द फादर ऑफ हाइड्रोजन बम, पहला, ठीक है। ओपेनहाइमर जो है न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए माने जाते हैं। वहां पे यूरेनियम भी यूज हो सकता है, प्लूटोनियम भी यूज हो सकता है, वहां दोनों यूज हुआ था। एक दिन यूरेनियम टेस्ट कर लिया, दूसरे दिन डाल के प्लूटोनियम टेस्ट कर लिया। दोनों टेस्ट करना था ना कि दोनों काम कर रहे हैं कि नहीं। अब इस पर भी बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जाती हैं कि जरूरत नहीं थी न्यूक्लियर बॉम्ब को डालने की, चीजें ऐसे ही हल हो जाती, क्योंकि उस टाइम तक एक स्टैंडिंग पावर जापान ही रह गया था और रशिया अपने फोर्सेस को मोबिलाइज कर रहा था, यूएसए मोबिलाइज करता, दोनों साथ मोबिलाइज करते तो बहुत ज्यादा दिन तक रशिया जापान टिक नहीं पाता। तो बात आती है कि आप क्या, जितना आपने डिस्ट्रक्शन किया वो वर्थ था आपको उनके सबमिशन लेने के लिए, उनको उनको आपकी वो अपने आप को सरेंडर कर दे।
तो ये सवाल उठता है। बात हुई कि भाई रशिया ने वेपन, यूएसए ने बना लिया था, यूएसए को दुनिया को दिखाना था, तो कहा कि पटक ही दो और क्या, दुनिया जान ले कि हमारे पास हथियार आ गया है। तो ये बात हुई थी और उसने दोनों टेस्ट किए। ठीक है, तो 6 अगस्त को यूरेनियम वाला टेस्ट कर लिया, 9 अगस्त को कहा कि आज थोड़ा प्लूटोनियम वाला भी टेस्ट कर लेते। तो हाइड्रोजन बम, ये नाम एडवर्ड टेलर, ही इज नोन एज द फादर ऑफ हाइड्रोजन बम। रॉबर्ट ओपेनहाइमर, वो न्यूक्लियर आपको प्रोजेक्ट मैनहट्टन के लिए जाने गए। सैमुअल कोहेन, इनका जो है बॉम्ब जो है, अगर डायरेक्टली बात करें, इनका न्यूट्रॉन बॉम्ब के नाम से जाना जाता है। इन्होंने एक बॉम्ब बनाया था जिसको कहते हैं न्यूट्रॉन बॉम्ब। हालांकि बहुत प्रैक्टिकल नहीं रहा ये। तो न्यूट्रॉन बॉम्ब इन्होंने बनाया, सैमुअल कोहेन ने। इन्होंने कहा कि एनर्जी बहुत ज्यादा ना निकले, हीट ना निकले, रेडिएशंस निकले। ठीक है, न्यूट्रॉन्स बहुत मात्रा में प्रोड्यूस हो, और जो न्यूट्रॉन्स जो है इंटरफेयर करेंगे, जो भी लोग होंगे, जो भी उसके रेडियस में आएंगे, और उससे उनकी जान जाएगी, रादर देन कि आप काफी ज्यादा एनर्जी जनरेट करके और पूरा बिल्डिंग वगैरह कोलैप्स करवाएं, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो उनका बेसिक आइडिया था सैमुअल कोहेन का। हालांकि बाद में बहुत चला नहीं। तो बाकी जो चौथा नाम है उनका कुछ लेना देना नहीं है इन बॉम्ब वगैरह से। हाँ जी, फिफ्थ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर प्लांट्स पावर प्लांट इज द हाईएस्ट टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। देखो ये चेंज होते रहेगा अगेन, आपके साल के साल ये चेंज होते रहेगा। अभी काकरा पार, अरे बाप रे, ऐसे तुमने वर्ल्ड में पूछा। वर्ल्ड में ये आपको यूएस आएगा, जापान आएगा, यूएस आएगा, जापान आएगा, आपको चेक करना पड़ेगा थोड़ा सा। अब चेक कर लेना एक बार, आई एम नॉट वेरी श्योर। ठीक है, आई एम नॉट वेरी श्योर। सो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, अब ये आप जब न्यूक्लियर पावर प्लांट देखेंगे तो आपको देखना पड़ेगा कहाँ पे कितना है। ये उस टाइम का क्वेश्चन था, तो उस टाइम के लिए ये इसका आंसर जो होगा कुछ और होगा। अभी के लिए इसका आंसर आप देखोगे तो वो कुछ और आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे जब क्लास में देखेंगे, तो यू विल डील कि किसके पास कितना ज्यादा है, कितना इंस्टॉल्ड है, क्या है, वी विल लुक एट दिस। ठीक है, अगेन ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, फिर से तो इनको अभी नहीं डील करेंगे, वी विल लुक एट दिस। द एटॉमिक पावर प्लांट विच बिकेम एक्टिव रिसेंटली, अगेन ये कब का रिसेंट, वी डोंट नो। तो इसको सॉल्व करना अगेन नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब रिसेंटली कब का, अब किसको रिसेंट बोल रहे हो। ठीक है, तो अब उस समय के हिसाब से इसको करने का कोई ये नहीं, मतलब अभी से अगर आपको पूछ ले तो अभी देख लेना प्राइम मिनिस्टर कहाँ गए थे। ठीक है, हेवी वाटर इज मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। अभी तक न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर के हमने दिल्ली, असम, भिलाई, इन चीजों का नाम सुना नहीं है। ठीक है, अब बॉम्बे को लेकर चलो, बार्क की बात है, बार्क फैसिलिटी है। ऑब्वियसली मैंने बोला आपको, बार्क जो है काफी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग फील्ड में वो काम करता है। तो ऑब्वियसली हेवी वाटर, हेवी जो है वाटर वहां मैन्युफैक्चर किया जाता है। ठीक है, तो ये टर्म आपको अगर नहीं भी आपको पता होता तो अब भिलाई की बात नहीं आती। भिलाई स्टील प्लांट के लिए फेमस है। आसाम का न्यूक्लियर से कुछ कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक। ठीक है, वहां पे ऑयल फील्ड्स वगैरह, डिगबोई, नाहरकटिया, उस रीजन में भी होगी। भिलाई एमपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। भिलाई स्टील प्लांट एमपी ना, छत्तीसगढ़, सॉरी 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 सॉरी, ट्रॉम्बे इन मुंबई, महाराष्ट्र। ठीक है, सॉरी, भिलाई इन छत्तीसगढ़। ठीक है, हाँ जी, नहीं नहीं, वही बॉम्बे, पुणे, बॉम्बे, थाने, पुणे, उसी रीजन में पड़ जाता है आपको। आसाम का अगेन कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, इसके अलावा व्हाट आर द लिंक्स बिटवीन ध्रुवा, पूर्णिमा एंड सीरस। आंसर इजी है ना, ताकि यहीं पर उसी की बात ही हो रही है। नेम ऑफ फेमस बुक्स है कि पावर प्लांट्स है, पावर प्लांट्स में तो आपने कहीं सुना ही नहीं है। और स्टार्स, ठीक है, पूर्णिमा, पूर्णिमा तारा कोई सुना है क्या, ध्रुव तारा सुना है।
ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, बट पूर्णिमा कोई तारा नहीं है, ठीक है, तो इसलिए स्टार में कंफ्यूज ना हो। दीज आर द रिसर्च रिएक्टर्स, इंडियन रिसर्च रिएक्टर्स। शायद स्टार है, इसलिए मैंने बोला ना, पूर्णिमा को आप निकाल दोगे। और यहाँ पे जो ये रिसर्च रिएक्टर्स हैं, ऑल दीज थ्री आर प्लेस्ड एट बार्क, ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में हैं ये तीनों के तीनों। और इनका जो बेसिक पर्पस है वही है रेडियो आइसोटोप वगैरह को जनरेट करना, वो बेसिक इनका पर्पस है। पहला अप्सरा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी से। अगेन उस समय के लिए हिसाब से आया होता तो फैक्चुअल डेटा होता, क्योंकि काफी फैक्चुअल है तो इसको याद रखना नॉर्मली कि कितना था। मैनी यूनिट्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स एट कुडानकुलम इन तमिलनाडु, 6 था उस समय, 6 था। फिर बाद में चीजें डील हुई, इसीलिए मैंने बोला कि इसको ये अभी के हिसाब से आपको इंपॉर्टेंट नहीं रह गया, ठीक है, तो डोंट। टोटल 6 है, ये जब डील की बात हो रही है उस समय की बात हो रही है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11, अगेन नॉट इंपॉर्टेंट, रिसेंट वाले हम देखेंगे कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ये तो बता ही दिया अभी, ठीक है, कि दोनों हैं, आपको एक दिन यूरेनियम यूज हुआ था, एक दिन प्लूटोनियम यूज हुआ था, ठीक है। ये एक कहीं से इन्होंने क्वेश्चन उठा लिया अनयूजुअल सा। ठीक है, इसमें ये आप याद रख लेना। हाँ जी, नहीं, इसका आंसर है बी, ठीक है। नॉर्मली मेसॉन पोजिट्रॉन को किसने फाइंड किया, वी डोंट गो विद दैट, हम नॉर्मली नहीं याद करते हैं, ठीक है। तो मुझे भी चेक करना पड़ा, अच्छा ये क्या था, किसका था। ये आप जरूर याद रख लें, एच ए बिथ को। क्यों? क्योंकि फ्यूजन रिएक्शन का जो जनक माना गया दैट इज एच ए बिथ। फ्यूजन रिएक्शन यानी कैसे आपका सन में और स्टार्स में कैसे एनर्जी प्रोड्यूस होता है, उसका जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्शन देने का जो काम किया, ये एच ए बिथ ने किया। ये क्वेश्चन इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। बाकी वो किसी साल किसी और को उठा के पूछ लेंगे, मेसॉन पोजिट्रॉन की जगह पे कुछ और फर्मियन पूछ लिया, कोई ऐसा पूछ लिया, तो नॉट पॉसिबल है उतना याद रखो, बट नॉर्मल चीजें जो है वो आप जरूर याद रखें, ठीक है। इसके अलावा सिंथेसिस ऑफ ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स, ये ट्रांस यूरेनिक का मतलब है वैसे एलिमेंट जो यूरेनियम से हेवी हो, ठीक है, उनको खोजने का जो काम था, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज डन बाय एनरिको फर्मी, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे जो नाम गलत है दैट इज दिस वन, यूएफएस, इनका पोजिट्रॉन से कोई लेना देना, ठीक है। क्योंकि हेस जो है, हेस का काम था कॉस्मिक रेज से, हेस का पोजिट्रॉन सॉरी पोजिट्रॉन से कोई लेना देना नहीं था, ठीक है। बाकी ऑप्शन सही है। तो नाम लिख लो, अगर फ्यूचर में कभी आ गया तो, क्योंकि एक बार पूछ लिया है तो। बाकी ये जरूर याद रखें, ठीक है, इसको जरूर याद रखें, ऐसे बीत को जरूर याद रखें। हाँ जी, ऑप्शन करेक्ट आंसर इज बी, नॉट करेक्टली मैच्ड है ना। यूएफएस जो है इनका पॉजिट्रॉन से नहीं, ये वाज विद कॉस्मिक रेज, ठीक है। और 2 क्वेश्चन है, वी विल डू एंड फिनिश। आसान क्वेश्चन, पढ़ें आराम से और क्वेश्चन को।
क्या लगता है? अच्छा, मैं ये बता दूं, ए बी सही है और आर बी सही है, असर्शन एंड डिवीजन दोनों सही है। देखो, अब ये फैक्ट है, सर्न तो ठीक है, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट पार्टिकल फिजिक्स लेबोरेटरी, ये हमने चर्चा करी। CERN is French acronym of the name of the provisional body founded 2 years before the organization came into existence। अब ये फैक्चुअल डेटा है, कहीं से इन्होंने उठा लिया। अच्छा, 2 साल पहले इसका नामकरण हो गया था, उसके बाद ये बॉडी आई थी ये में, तो ये फैक्चुअली करेक्ट है, बट इसका इससे कोई रिलेशन, इसको एसर्शन को रीजनिंग आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता ये, ठीक है। तो इस तरीके के भी सवाल कुछ अजीबोगरीब आ सकते हैं आपको। अब इसका 2 साल पहले आया था, ये नॉर्मली लोगों के ये में नहीं रहता, बट अगर आप गेस भी करने जाते तो आप 2 चीजें गेस करते, या तो आप बी में फंसते, बी या सी में आप गेस करते ऑब्वियसली, ठीक है। ए और डी की चांसेस यहाँ पे नहीं थी, क्योंकि ए स्टेटमेंट जो है आपका करेक्ट था, ठीक है। तो यहाँ पे भी तुक्का आपको 50-50 पे आ गया था बात। अब इसमें आप कितना सही गेस कर पाते वो अगेन चांस ऑफ लक, यहाँ पे थोड़ी सी चीजें। चलो, क्वेश्चन नंबर 14। अगेन ये जो टर्म है ये काफी सुना हुआ टर्म नहीं है, द न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट्स, ये इसलिए सुना हुआ टर्म नहीं है कि 2008 में बराक ओबामा ने इसको शुरू किया था। तो ईरान को लेकर के झगड़ा उस समय जब चल रहा था, उसी समय बैकग्राउंड में ये चीजें भी चल रही थी। इन्होंने कहा कि हम वैसे स्टेट्स के साथ मीटिंग करेंगे, और मीटिंग करने के बाद जो एक न्यूक्लियर टेररिज्म का थ्रेट है पूरी दुनिया में, ठीक है, कि न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर के वो किसी के हाथ में चला गया, नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथ में, और उससे जो खतरा बढ़ जाएगा उसको हम कैसे हैंडल करेंगे, इसको लेकर के ये चलता रहा। ये मीटिंग होती थी जब तक बराक ओबामा रहे, 3-4 मीटिंग्स इसकी हुई, उसके बाद फिर ये बंद हो गई। तो नॉट अ वेरी फेमस ऑर्गेनाइजेशन, ये उस टाइम के लिए इंपॉर्टेंट था जिस टाइम में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। वैसे अदरवाइज इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन मतलब करने जाओगे तो फिर कितने आएंगे, पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो ये करेंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन आया था उस टाइम में। दूसरा जो है, तो ये दूसरा जो है, दिस इज नॉट हेल्ड अंडर द एजिस ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो मैंने बताया बराक ओबामा अपने अपने पर्सनल इनिशिएटिव किसको करा रहे थे, ना कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर में चल रहा था ये, ठीक है। दूसरा जो है, द इंटरनेशनल पैनल ऑन फिसाइल मटेरियल्स इज एन ऑर्गन ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये उसी समय की बात है, ईरान और ये जेसिक हुआ और जो कहानी चल रही थी कि कैसे ईरान को हम कंट्रोल में लेके आए, कैसे डील में लेके आए, उसको लेकर के जो पूरी की पूरी कहानी उस समय में चल रही थी, ये उस समय के क्वेश्चन है, ठीक है। तो इंटरनेशनल पैनल ऑन फिसाइल मटेरियल, ये जो है ये एक ऐसा एक ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट है, ठीक है। ये एक्सपर्ट बॉडी, एक्सपर्ट मेंबर्स का एक ग्रुप है जो कि दुनिया में किसने कितना फिसाइल मटेरियल इकट्ठा कर रखा है उस पर लेके नजर रखता है, और इनका कोई काम नहीं है, थोड़ा बहुत रिसर्च वगैरह करते हैं, बट दिस इज नॉट एन ऑर्गन ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये आईएईए के साथ मिलके काम तो करता है, बट उसके साथ इसका कोई लेना देना डायरेक्टली मतलब उसके ऑर्गन के तौर पे नहीं है। तो ये इनकी कहानी है। अगेन ये करेंट बेस्ड क्वेश्चन था, क्योंकि ऐसे आप नॉर्मली इन एजेंसीज को हम नहीं पढ़ते हैं। मटेरियल इकट्ठा कर रखा है, उसने काफी ज्यादा एनरिचमेंट करके वो रख चुका है, ठीक है। तो उसको लेकर के चर्चा आती रहती है, बट इन ऑर्गेनाइजेशन अभी ये न्यूज में नहीं है। आईएईए न्यूज में रहा है रिसेंटली, बाकी इनमें से कोई नहीं रहा है, ठीक है। चलो, इसके बाद वो आईएईए के थ्रू जाते हैं, वो आईएईए के थ्रू जाते हैं। चलो, इजी क्वेश्चन दोनों के दोनों। क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा टफ है, बट अच्छा क्वेश्चन है। तो ये भी सवाल उठा था जब फुकुशिमा डाइची रिएक्टर वाला इशू आया था सुनामी को लेकर के जापान में। उस समय बात हुई थी कि क्या इंडिया के पावर प्लांट जो है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, वो सेस्मिक जोन, खतरे के जोन में है क्या। इनमें से कौन सा एटॉमिक प्लांट जो है वो 4 सेस्मिक जोन में है। हाँ जी, तो नीचे डाउन साउथ में आपको टेंशन की बात है नहीं, ठीक है। वो पेनिसुलर प्लेटू का रीजन है, कोई इशू वहां पे जनरली है नहीं। सो करेक्ट आंसर इज नरोरा, ठीक है। नरोरा जो है यहाँ पे बुलंदशहर यूपी के आसपास ये पड़ता है, और ये जो गंगा बेल्ट वाला रीजन है ये जोन 4 में आता है। हमारा बिहार भी कुछ हिस्से जो है जोन 4 में हम भी आते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे, ये नरोरा के लिए था। बाकी जो है ये काइगा,
कर्नाटका नो इश्यूज, कलपक्कम नो इश्यूज, तारापुर महाराष्ट्र थोड़े बहुत होने के चांसेस होते, बट गुजरात वाला बेल्ट होता, तो महाराष्ट्र का जिस रीजन में ये आपको तारापुर है वहां पे अगेन नो इश्यूज, ठीक है। बट फिर इन्होंने कहा था कि नरोरा भी जो है वो काफी सेफ है, कोई इशू की बात नहीं है अपने को, ठीक है। इट कैन विथ स्टैंड 6.7 पॉइंट तक ये विथ स्टैंड कर सकता है। एटॉमिक पावर प्लांट्स आर लोकेटेड एट, इजी क्वेश्चन। तो इतने देर से कहानी इनकी सुन रहे हैं, ठीक है, नरोरा और कलपक्कम तो सुन ही रहे हैं, बाकी दो ऑप्शन से ज्यादा किसी में है नहीं, तो इजीली आप इसको हैंडल कर लेंगे। घाटशिला एंड नांगल, नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। घाटशिला कहाँ पे है? घाटशिला इज इन झारखंड, हजारीबाग के पास में छोटा सा। नांगल दैट इज भाखरा नांगल डैम, ठीक है। नहीं आता क्या? चलो सतलज याद, ऐसी चीजें लिंक करके रखो, इधर से नहीं उधर से आ जाए, कहीं से आ जाए, ठीक है। सो दिस वाज ऑल, और फिर हम मिलते हैं कल मॉर्निंग के क्लास में, आगे करेंगे। क्या पढ़ाया था लास्ट क्लास में? लास्ट क्लास क्या कराया था? उसी से आगे आई थिंक हम इंडिया के फ्लीट्स की बात कर रहे थे ना, कौन कौन से फ्लीट्स हैं हमारे पास, नेवल फ्लीट्स क्या था, ओशियन फ्लीट्स क्या था, यही बात करी थी ना, वही है ना। हाँ तो बस वही, उसको कंटिन्यू फिनिश करेंगे।